ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव है कि हम वेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन जो है आपके सामने रखेंगे, और बेसिक से बिल्कुल हम बात करेंगे कि वेक्टर्स हम किसे कहते हैं। क्योंकि फिजिक्स के अंदर भी वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटीज में डिफरेंशिएट किया जाता है, बहुत से लोग जानते भी हैं। बट स्टिल एक एक बात जो जितनी हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है, मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो ये बात हमेशा बताई जाती है फिजिक्स के बच्चों को भी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, एक है स्केलर एंड एक है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता। एंड वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटीज नेगेटिव में भी लिखी जाती हैं, जैसे स्पीड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं लिखी हुई होती। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वेलोसिटी इज स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो मिसाल है, अगर वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकेंड है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है। तो अगर मैं कहूंगा वेलोसिटी -5 मीटर्स पर सेकेंड है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट 5 मीटर की स्पीड से लेफ्ट जा रहा है। तो 5 में और -5 में जो फर्क आएगा ना, दैट वुड बी ऑफ डायरेक्शन। 5 में और -5 में जो फर्क होगा, वो फर्क होगा डायरेक्शन का। तो ये जहन में रखें अपने बात। तो vector quantities are those physical quantities in which there are both, which have both magnitude and direction. Physical quantities with both magnitude and direction are called vectors. And examples include velocity, जो मैंने कहा था स्पीड हमेशा पॉजिटिव है लेकिन velocity नेगेटिव हो सकती है। एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक्स भी हमने पढ़ा है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस से पहले। तो उसमें भी हमने सीखा था कि एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहा जाता है, और ये भी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होती है। लिहाजा अगर एक्सेलरेशन 5 है, तो इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। एक्सेलरेशन -5 में हमने सीखा था कि स्पीड कम हो रही है, बट बात इंस्टेंसेस में जब एक्सेलरेशन माइनस होती है तो स्पीड बढ़ रही होती है, फिर भी ए माइनस होती है क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। इतनी कॉम्प्लिकेशन में हमने एक्सेलरेशन को काइनेमेटिक्स में नहीं देखा था। शायद ए लेवल की स्टडीज में या हायर स्टडीज में आप इस चीज को देखेंगे। लेकिन बहरहाल एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, एक होती है डिस्टेंस, एक होती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कहती है कि भाई मैं राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर मैं राइट गया, तो ये सब डिस्टेंसेस टोटल काउंट हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहती है कि तुमने शुरू यहाँ से किया, स्टार्ट यहाँ से किया और एंड यहाँ पर किया। लिहाजा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो तुमने कवर किया है ना, ये तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है। इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, या डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि एक जगह से दूसरी जगह एक लाइन के फॉर्म में, एक लाइन में जो डिस्टेंस कवर किया उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्टेंस में तो हम राइट भी गए, लेफ्ट भी गए, लेकिन इसमें क्या है कि एक मखसूस डायरेक्शन है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी बहरहाल उसमें डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि किस किस तरह से डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, उसके बाद याद रखें, जब एक वेक्टर आपको बना हुआ नजर आए, जब एक वेक्टर एग्जामिनर कभी ग्रिड पे बना के दे दे, तो आप समझ जाइएगा कि इसकी जो लेंथ है, जितने भी यूनिट्स इसकी लेंथ है, उसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। लेंथ शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। अब एक वेक्टर जो है वो समझ लें छोटा है, 2 यूनिट्स का वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स है। एक वेक्टर 5 यूनिट्स का है, उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, लेकिन हम सेंटीमीटर्स मीटर्स नहीं कहते, तो हम यूनिट्स कहते हैं ना। फिर जनरली अगर हम कोई यूनिट डिफाइन नहीं करते तो वी कॉल इट यूनिट्स। तो लेंथ अगर 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स है, तो वी कॉल इट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 2। एंड ओवर हियर इफ द लेंथ इज 5 यूनिट्स, वी से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 5। तो लेंथ शोज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द एरो शोज द डायरेक्शन। ये जो एरो है ना, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ये एरो आपको डायरेक्शन बताता है। अब देखे ना, अगर ये एरो यहाँ ले जा रहा है, अक्सर आपने देखा है जब आप रोड पे जा रहे होते हैं, व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ रोड, तो आपको ऊपर बोर्ड्स नजर आते हैं। एक एरो सामने की तरफ होता है, एक एरो बोल रहा होता है लेफ्ट जाओ, एक बोल रहा है राइट जाओ, एक इस तरह टेढ़ा होता है, एक इस तरफ होता है। अलग अलग किस्म के एरोज आपको बोर्ड पे नजर आते हैं। उस एरो की वजह से आपको पता चलता है आपको डायरेक्शन क्या सेट करना है, जाना किस तरफ है। अगर आप गूगल मैप की एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसके अंदर भी आपको वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि भाई आपने राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है, तो वो एक डायरेक्शन डिफाइंड होता है। तो ये जो एरो हेड है ना, ये आपको डायरेक्शन बताता है। अब ये अगर वेक्टर इस तरफ है और डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये डायरेक्शन आपको बता रहा है कि अब आपको जो है वो किस तरफ जाना है। तो याद रखें, जितनी इसकी लेंथ है, जितना लंबा ये वेक्टर है, उतनी ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड है। छोटा है तो इसका मैग्नीट्यूड कम है, मतलब लेंथ कम है। तो याद रखें, लेंथ शोज द मैग्नीट्यूड, लेंथ ज्यादा मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेंथ कम मैग्नीट्यूड कम। एंड एरो शोज द डायरेक्शन, और जो एरो हेड आपको नजर आ रहा है ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है। तो ये हो गई बेसिक बात कि वेक्टर्स में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी।
कोई भी आपसे पूछे वेक्टर क्या था, आप बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और एरो जो होता है वेक्टर का वो मुझे बताता है उसका डायरेक्शन, और जो वेक्टर की लेंथ होती है वो मुझे उसका मैग्नीट्यूड बताती है। अच्छा, हमारा जो सिलेबस है ओ लेवल आईजीसीएसई वगैरह का, वो एक बात लिखता है, वेक्टर्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन सम वे। कहता है जब तुम ए लिखते हो तो हमें लगता है कि दिस इज आ, है ना, हम कहते हैं अ बैग, अ स्टूडेंट। तो अब जब ए लिखते हो तो ये नॉर्मल लेटर ए भी हो सकता है और ये वेक्टर ए भी हो सकता है। एग्जामिनर कहता है वेक्टर को किसी ना किसी तरह इंडिकेट किया करो। तो वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एग्जामिनर जब वेक्टर देता है तो बोल्ड करता है, एग्जामिनर का अंदाज है, एग्जामिनर उसको बोल्ड करता है। नॉर्मल फॉन्ट अगर जो है वो जैसे नॉर्मल फॉन्ट आपको नजर आ रहा है ये बोल्ड है, इक्वल वेक्टर्स मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, नेगेटिव वेक्टर्स मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, ये जो मैंने हेडिंग डाली है इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, तो वो भी वेक्टर को बोल्ड करके देता है। लेकिन किताब हम तो नहीं बोल्ड कर सकते ना, या तो फिर हम पेन चेंज करें, बाकी सब ब्लू पेन से लिखना है तो उसको ब्लैक पेन से लिखें, और ये तो मुश्किल हो जाता है। तो वो कहता है वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या तो आप इसको अंडरलाइन कर दें, या कुछ जगहों पे ये वेव का साइन भी बना हुआ हो तो कोई। अच्छा, अब स्मॉल लेटर में अगर वेक्टर है ना, जैसे स्मॉल ए या स्मॉल बी या स्मॉल सी, तो उसको वो अंडरलाइन कर देंगे, आप अंडरलाइन करके बता देंगे, या एक वेव का साइन बना देंगे। ये दोनों इजाजत है ये बताने के लिए कि नॉर्मल लेटर सी या बी है या ए नहीं है, बल्कि ये वेक्टर की बात हो रही। और अगर मिसाल है कि वो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफाइंड है, जैसे एक पूरा वेक्टर है ना, इसको मैं वेक्टर ए कह सकता हूँ, लेकिन अगर ये वेक्टर जो है वो ए से शुरू होकर बी पे खत्म हो रहा है, तो अब मैं कहूंगा ये वेक्टर कहलाएगा ए बी वेक्टर। तो अगर एक वेक्टर का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है तो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है कि स्टार्ट ए से हो रहे हैं और एंड बी पे हो रहे हैं। लेकिन अगर एक वेक्टर का जनरली कोई स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट डिफाइंड नहीं है बट उसका एक नाम दिया हुआ है, तो उसका मतलब ये भी वेक्टर का एक अंदाज होता है कि स्मॉल लेटर में एक वेक्टर, पूरे वेक्टर को एक नाम दिया जाता है, कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता, पूरे वेक्टर को एक नाम दिया जाता है। और वो जो वेक्टर होता है वो कोई लेटर होता है, जैसे ए वेक्टर बी या वेक्टर सी, कोई भी लेटर हो सकता है, डी भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो अब उसको इंडिकेट करने के लिए या तो उसको वेव का साइन बनाएंगे या अंडरलाइन करेंगे, या उसको बोल्ड करता है एग्जाम में, हम बोल्ड नहीं कर सकते। अच्छा, अक्सर बच्चे सवाल पूछते भी हैं कि सर अगर हम एग्जाम में वेक्टर्स का सवाल डील कर रहे हैं और कभी हम मिसाल है वेक्टर्स को अंडरलाइन वगैरह करना भूल जाते तो क्या इसकी इंडिकेशन है। इस हवाले से देखिए मार्किंग स्कीम ने या एग्जामिनर रिपोर्ट ने कोई बात तो नहीं की कि अब बच्चा अगर अंडरलाइन करना भूल जाता है तो उसके हम मार्क्स काटेंगे, बट तो इसलिए कभी भूल जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो माफी मिल जाएगी एग्जामिनर की तरफ से भी, बट प्रेफर्ड नहीं है ये। जब उसने सिलेबस में एक चीज लिखी हुई है कि वेक्टर मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन सम वे, तो फिर आपने उसको किसी ना किसी वे में आइडेंटिफाई करना है। एंड आइडेंटिफाइंग इन सम वे मींस ईदर अंडरलाइन इट और यूज एन एरो है। तो अगर आप स्मॉल लेटर्स में एक वेक्टर को देखना चाह रहे हैं तो स्मॉल लेटर में भी आप वेक्टर को अंडरलाइन करेंगे, और कैपिटल लेटर्स में अगर आप वेक्टर को ले रहे हैं तो फिर उसको आप ऊपर एरो हेड बनाएंगे। तो वेक्टर ए जो है इसको आप अंडरलाइन कर दें, कोई भी स्मॉल लेटर्स में है तो अंडरलाइन कर दें या ऐसे वेव का साइन बना दें, या फिर कैपिटल लेटर्स में अगर उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है तो फिर आप उसके ऊपर एरो हेड बनाएं। सही है, तो ये अंदाज है जो किताबों में लिखा हुआ है जिसको हमें अडॉप्ट करना है। अच्छा, वेक्टर मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन सम वे ईदर बाय अंडरलाइंग और यूजिंग एन एरो हेड। तो मैंने बताया कि अगर कैपिटल लेटर्स में स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट है तो हम एरो हेड यूज करते हैं, और स्मॉल लेटर्स में तो हम अंडरलाइन करते हैं या वेव का साइन बनाते हैं। ये बात हो गई। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर का क्या है भाई, तो देखें, अगर वो कहते हैं फाइंड फाइंड वेक्टर ए, इसका मतलब वेक्टर निकालना है पूरा का पूरा। और अगर वो कहेगा फाइंड और दो लाइनों के दरमियान वेक्टर को लिखेगा, तो हम कहेंगे क्या फाइंड करना है, पता क्या कहेंगे, हम कहेंगे एग्जामिनर कह रहे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो बाज औकात हमें वेक्टर देना होता है, बाज औकात उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड देना होता है। ये मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है ये गुफ्तगू हम बाद में करेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना होता है ये मैं कॉलम वेक्टर सिखाऊंगा, पोजीशन वेक्टर सिखाऊंगा, उसके बाद उसके साथ बताऊंगा कि एक वेक्टर का जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे डिफाइन होता है। सही है, और वेक्टर कॉलम वेक्टर से कॉलम वेक्टर वाला जो है या पोजीशन वेक्टर है वो किस तरह से लिखा जाता है, उसका क्या मतलब होता है, और उससे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये बात हम इंशाल्लाह सीखेंगे। बल्कि इंशाल्लाह एक बात और बतानी है आपको कि उस वेक्टर के साथ ग्रेडियंट का कैसे कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अगर टॉपिकल में सवाल देखें तो कहीं कहीं वेक्टर्स की मिक्सिंग टॉपिकल पास पेपर यूनिट 5 में मौजूद थी, और वो मैंने मना किया था कि ये सवाल आपके सिलेबस में अभी नहीं, मतलब सिलेबस में तो है लेकिन ये अभी आप डील नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वेक्टर्स का मर्जर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ सवाल वेक्टर्स के साथ मिलकर आते हैं, तो ये भी एक चीज है जो आपने ध्यान में रखनी है इंशाल्लाह, कि वेक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको मिक्स होता हुआ नजर आएगा।
अच्छा, अब हम बात जो कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका क्या सिंबल होता है, हाउ डू वी इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो हम बात कर रहे थे कि वेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको अंडरलाइन किया जाता है, या अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है तो उसका एरो हेड बनता है। लेकिन अगर मैं वही वेक्टर जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसको दो लाइनों के दरमियान लिख दिया जाए, तो इसका मतलब आप पढ़ने वाला इसको वेक्टर ए नहीं कहेगा बल्कि कहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और एग्जामिनर कभी फाइंड के साथ लिखे फाइंड ए बी, फाइंड ए बी, तो आप समझ जाइएगा कि आपको कहा जा रहा है फाइंड द वेक्टर ए बी। लेकिन अगर आपको कहेगा फाइंड और दो लाइनों के दरमियान वेक्टर लिखा जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपको वेक्टर नहीं निकालना बल्कि यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। इस चीज को समझना इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो नॉर्मल वेक्टर, वेक्टर पूछने का अंदाज ये होगा, और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर होगा तो वही वेक्टर जो है वो दो लाइनों के दरमियान लिखा जाएगा। इसका मतलब होगा कि उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है ये गुफ्तगू आगे इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे वेक्टर की, तो अब इसमें कॉन्सेप्ट आ गया इक्वल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर्स का। तो पहले हम इक्वल वेक्टर्स पढ़ लेते हैं। ये आपने 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 मैट्रिसेस भी पढ़ा है ओ लेवल वालों ने, आईजीसीएसई ने नहीं। और सेट्स एंड वेन डायग्राम सबने पढ़ा है। जब सेट्स की बात कर रहे थे तो हमने सीखा था कि दो सेट्स सिर्फ तब इक्वल होते हैं जब उनके तमाम एलिमेंट सेम हो। मतलब अगर पहले सेट में अगर 1 2 3 है तो दूसरे सेट में भी 1 2 3 ही होगा, तो हम कहेंगे कि दोनों सेट्स बराबर। मतलब एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर होनी चाहिए और एक्चुअल एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इक्वल सेट्स का। अच्छा, इक्वल मेट्रिसेस में भी यही है, दो मेट्रिसेस बिल्कुल सेम होने चाहिए, उनका ऑर्डर भी सेम हो, मतलब दोनों 2 by 2 मेट्रिसेस मेट्रिसेस हैं, और एलिमेंट्स भी आगे पीछे ना हो। जैसे अगर ए बी सी डी है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी ए बी सी डी उसी ऑर्डर में होना चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए और सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड मैच। सेम ऑर्डर होना चाहिए एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो उसमें भी बड़ी आसान सी बात थी कि इक्वालिटी का सिंपल सा फिनोमेना था। यहाँ भी वेक्टर्स का फिनोमेना बहुत सिंपल है। वेक्टर्स में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो दो वेक्टर्स सिर्फ तब बराबर होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो। मतलब दोनों ईस्ट की तरफ ले जाने वाले हैं, दोनों वेक्टर्स बोल रहे हैं ईस्ट पे जाओ, दोनों वेक्टर्स बोल रहे हैं नॉर्थ जाओ। तो दो वेक्टर्स हैं, दोनों ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, अब एक छोटा है और एक बड़ा है तो भी इक्वल नहीं है। अच्छा, एक वेक्टर ऊपर ले जा रहा है, एक वेक्टर नीचे लेकर आ रहा है, साइज दोनों का बराबर है, इक्वल है साइज में, लेकिन एक ऊपर ले जा रहा है एक नीचे, तो भी इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। मतलब छोटा बड़ा भी ना हो। जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर का तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर, दोनों दो दो यूनिट्स के होने चाहिए, और दोनों ऊपर की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम, तो ही दो वेक्टर्स इक्वल कहलाएंगे। तो टू वेक्टर्स आर इक्वल ओनली इफ, सिर्फ तब इक्वल है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स इज सेम। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है एंड दे आर इन द सेम डायरेक्शन। ना सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट उनका डायरेक्शन भी सेम। ना सिर्फ दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट वो सेम डायरेक्शन में भी है। तो आप देख सकते हैं मैंने दो वेक्टर्स बनाए, एक वेक्टर का नाम दिया वेक्टर ए, स्मॉल लेटर्स में उसको अंडरलाइन किया या वेव का साइन भी बना सकता था। तो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ये दोनों वेक्टर्स जो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये दोनों वेक्टर्स जो है इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेंथ भी बिल्कुल सेम है, और इनका डायरेक्शन भी सेम है। मतलब दे आर इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन की तरफ दोनों इंडिकेट कर रहे हैं। लिहाजा लिहाजा ये दोनों वेक्टर्स बराबर है। तो हमने कह दिया वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, या वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए। एक ही बात है, पहले कोई भी लिखा जाए इससे फर्क नहीं पड़ता। अली और अहमद बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं अगर जुड़वा भाई है तो, या अहमद और अली एक जैसे नजर आते हैं, एक ही बात होती है। सही है, तो आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी या वेक्टर बी इक्वल वेक्टर ए, सेम थिंग। लेकिन बराबर है क्यों, ये समझना इंपॉर्टेंट है। बराबर इसलिए है कि दोनों वेक्टर्स की लेंथ भी बराबर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। एरो हेड बता रहा है कि दोनों एक ही जगह ले जाने की कोशिश। तो लेंथ भी सेम होनी चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर्स में एक स्लाइट डिफरेंस है। नेगेटिव वेक्टर्स के अंदर टू वेक्टर्स आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स ओनली इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स इज सेम
एंड दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट और डिफरेंट में फर्क है। कुछ बच्चे ना यहाँ ऑपोजिट की जगह डिफरेंट लिख देते हैं, तो याद रखें, ईस्ट और वेस्ट ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, नॉर्थ एंड साउथ ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। बट अगर हम बात करें नॉर्थ और ईस्ट, तो ये ऑपोजिट नहीं है, ये डिफरेंट है। या एक और लाइन बना दूं, ये भी डिफरेंट में आ जाएगी। तो अगर राइट और लेफ्ट है, या अप और डाउन है, या अगर मिसाल है कोई नॉर्थ ईस्ट भी है और यहां पर कोई साउथ वेस्ट है, तो ये आपस में एग्जैक्ट ऑपोजिट अगर बन रहे हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ ले जा रहा है, तो उस केस में भी ये नेगेटिव वेक्टर्स के जुमरे में आ जाए। तो याद रखें, यहां वर्ड डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट का वर्ड यूज नहीं होगा, वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड ऑपोजिट। तो two vectors are negative only if the magnitude of both vectors is same and they are in the opposite direction। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उनका डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, सेम डायरेक्शन नहीं है, उनका ऑपोजिट डायरेक्शन। तो नेगेटिव वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स में एक सिमिलरिटी है कि मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का सेम है। अगर ये 2 यूनिट्स का है तो ये भी 2 यूनिट्स का है, यहाँ पर भी है, ये 5 यूनिट्स का है तो ये भी 5 यूनिट्स का है। लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो लेंथ अगर सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इक्वल वेक्टर्स है। लेंथ अगर सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, डिफरेंट नहीं, ऑपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर्स हैं। लिखने का तरीका है कि वेक्टर बी इक्वल्स माइनस ऑफ वेक्टर है, या वेक्टर ए इक्वल्स माइनस ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पर इक्वालिटी थी, ए इक्वल्स बी इक्वल्स ए, दोनों लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर बी इक्वल्स माइनस ए इक्वल्स माइनस बी, किसी भी ऑर्डर में लिखे लेकिन माइनस लगेगा। ये इंडिकेट करने के लिए कि ये लोग बराबर, बिल्कुल बराबर नहीं है, बल्कि ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनमें एक चीज का फर्क है और वो है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड लेंथ उनकी सेम है, लेंथ कह लो मैग्नीट्यूड कह लो सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। दे द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स इज सेम एंड दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बेसिक बात हो गई। इंशाल्लाह ये फाइल आपसे शेयर करूंगा तो आप नोट्स बना लीजिएगा अभी, लेकिन सुन लें समझ लें, ताकि मैं टॉपिक की एक्सप्लेनेशन ज्यादा से ज्यादा करके इसको मैं आपके सामने रख सकूं, ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो मुझे जरा बताएं कि यहाँ तक बात समझ आ रही है? एक्नॉलेजमेंट देंगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। कोई भी बात हो तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, राइट? और अगर क्लियर है तो सबको एक्नॉलेजमेंट देनी चाहिए कि यस सर वी आर क्लियर। ध्यान में रखिएगा कि इंशाल्लाह कुछ अरसे से हम टेस्ट आपका नहीं ले पाए, क्योंकि अभी हम सिलेबस कंप्लीशन के प्रेशर में हैं। इंशाल्लाह सिलेबस आपका मार्च एंड तक इंशाल्लाह कोशिश करके ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर आपके टेस्ट कुछ लिए जाएंगे। उसके लिए आप तैयारी रखें, ये ना कीजिएगा कि कहिएगा कि शॉर्ट नोटिस पे सर आपने क्यों बताया। बस समझ लें आप तैयार रहें पूरे सिलेबस के लिए। और अब आप ईयरली पास पेपर करने की पोजीशन में भी हैं, ईयरली पास पेपर भी करने की कोशिश कर सकते हैं पूरा पूरा। उसके लिए जो है वो सारे टॉपिक्स आपके मोस्टली हो चुके हैं, जो टॉपिक्स रह गए हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसका एक एक सवाल बनता है, बाकी तो मेजोरिटी पेपर आप करने की पोजीशन में है इंशाल्लाह। सही है, अगर आपने सारी चीज़ें ढंग से अब तक कर ली हैं तो अब इंशाल्लाह आप ईयरली पास पेपर करने की पोजीशन में है। हम सिलेबस कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं सिलेबस कंप्लीशन की तरफ। अल्लाह के हुक्म से जल्द इंशाल्लाह हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बस आपने अपने काम को साथ साथ मेरे साथ साथ चलाना है इंशाल्लाह, और टेस्ट वगैरह भी जो लेंगे वो आप अन्य सबने देने हैं इंशाल्लाह। यहाँ तक हमारी बात मुकम्मल हो गई। उसके बाद हम आते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इसको पहले समझ लेते हैं। ये बड़ा सिंपल सा उसूल है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर एक ट्राइंगल मैं बना दूं, पहले ये समझ लें कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में होता क्या है। अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूं, अगर मिसाल के तौर पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, अब उस ट्राइंगल में आप एक एक जगह देख सकते हैं मैंने डबल एरोज बनाए, बाकी जगह मैंने सिंगल एरोज बनाए, ये बताने के लिए कि अगर मुझे कोई कहता है फाइंड वेक्टर ए सी, कहता है मुझे वो एक ट्राइंगल बना के देता है और कहता है फाइंड वेक्टर ए सी, तो वेक्टर ए सी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि वेक्टर ए सी का मतलब है कि ए से शुरू करके सी तक पहुंचना है। तो जब वेक्टर ए सी निकालते हैं ना, तो वेक्टर ए सी निकालने के लिए आपके पास
मजीद कुछ वेक्टर्स आपको गिवन भी होते हैं, वो बताता है कि वेक्टर ए बी जो है ये स्मॉल लेटर ए से डिनोट होगा, वेक्टर बी सी स्मॉल लेटर बी से डिनोट होगा, या ये 2a है और ये b है, तो आप कहेंगे वेक्टर ए सी विल बी 2a+b। सही है, लेकिन अभी मैं इतना डिटेल में बात नहीं कर रहा कि वेक्टर ए बी को 2a कहा हुआ है, वेक्टर बी सी को b कहा हुआ है, ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ रास्ता आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जब भी वेक्टर निकालने की बात आती है तो वेक्टर्स को आप लेंगे रास्तों की तरह। मिसाल है, अगर आपको कोई कहता है कि भाई अपने स्कूल से, सॉरी अपने घर से अपने स्कूल जाना है, अपने स्कूल से घर आना है, या स्कूल से घर आना है, या घर से स्कूल जाना है, तो आपने कहा यार मेरा स्कूल जो है, मेरा घर जो है वो यहाँ पर है और मेरा स्कूल यहाँ पर है। अब यहाँ जाने के मुख्तलिफ रास्ते हैं, सीधा जाओ, राइट जाओ, फिर ऊपर जाओ, फिर राइट जाओ, फिर ऊपर जाके फिर यहाँ तक पहुंच जाओ। एक रास्ता ये हो सकता है। एक रास्ता ये हो सकता है कि भाई पहले आपने यहाँ जाना है, फिर आपने थोड़ा सा यहाँ जाना है, फिर आपने थोड़ा सा यहाँ जाना है, फिर स्ट्रेट आपका स्कूल आ गया। तो ये क्या हुआ, स्कूल जाने के मुख्तलिफ रास्ते हो गए। इस तरह एक 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 आपको ये भी नजर आया कि यार एक हाईवे है जो सीधा मुझे यहाँ से यहाँ ले जाता है, एक एक फ्लाईओवर है जो यहाँ ले जाता है। ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसा भी घर हो, ऐसा भी कोई रास्ता हो जो डायरेक्ट सीधा आपको स्कूल ले जाए, या फिर और भी कोई रास्ता अडॉप्ट हो सकता है। तो मुख्तलिफ रास्तों के थ्रू आप स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे जा सकते हैं। तो जब आपको मिसाल है, एक आपको ए पॉइंट दिया हुआ, एक पॉइंट बी दिया हुआ, आपको कहता है फाइंड वेक्टर ए बी, तब आप कहोगे वेक्टर ए से बी तक जाने के लिए कई रास्ते हैं, जो भी रास्ता आपको साफ और अच्छा लगेगा आप उसको फॉलो करोगे। हम कहते हैं रास्ता लंबा हो मगर साफ हो, बड़ा रास्ता हो, लंबा रास्ता हो, लेकिन साफ रास्ता होना चाहिए, रास्ता साफ होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब बताने का मकसद ये है कि अगर आपको वेक्टर ए बी निकालना है, एक तो वेक्टर ए सी निकालना है, तो आप समझ जाएं कि वेक्टर ए सी निकालने के लिए आप ए से पहले बी जाएंगे और बी से सी जाएंगे। अब क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसमें तो एक ही रास्ता आपके सामने नजर आ रहा है, तो उसी रास्ते को फॉलो करेंगे। बट अगर एक सवाल आपके सामने होगा जिसमें क्वाड्रिलेटरल होगा, या फिर कोई पेंटागन है, या कोई और क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, तो उसमें बाज़ औक़ात एक जगह से दूसरी जगह जाने के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि रास्ता लंबा हो मगर साफ होना चाहिए, ताकि आप उस वेक्टर को कैलकुलेट कर सकें। तो अभी तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो बिल्कुल आसान सी बात कहता है कि एक ट्रायंगल है, और अगर उस ट्रायंगल में समझ लें आपने पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाना है, तो ए से लेकर सी तक जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप रास्ता अडॉप्ट करेंगे। और वो रास्ता ये होगा कि अगर आपने ए से स्टार्ट होके सी पे एंड करना है, अगर आपने ए से स्टार्ट करके सी पे एंड करना है, तो आप ए से स्टार्ट करके पहले बी पे चले जाएं, और फिर बी से कंटिन्यू करके आप सी तक चले जाएं। तो हम कहेंगे ए सी, द वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। कि ए से सी तक जाना चाहते हो तो पहले ए से बी तक चले जाओ, फिर बी से सी चले जाओ। अच्छा, इसमें ना कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वेक्टर ए सी को मुख्तलिफ तरीके से लिखते हैं, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू सी बी प्लस बी ए, या बी ए प्लस बी सी, उनको समझ नहीं आता, उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो आपने बिल्कुल आसान सा फिनोमेना फॉलो करना है। आसान सा फिनोमेना ये है कि जब आपने वेक्टर ए सी निकालना है तो आपने नोट करना है कि ये ए क्या है। तो ये आपने नोट करना है कि ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर अगर आपने सी तक जाना है तो आपने कह दिया, लिख दिया कि ये सी आपका एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट डिफाइंड होगा, स्टार्ट आपका ए है और एंड आपका सी। सही है, स्टार्ट और एंड आपका डिफाइन हो गया। अब जब स्टार्ट ए से करना है तो आप कहीं भी जाएंगे ना, शुरुआत ए से ही होगी। तो मैंने अगर ए भी लिखा है तो उसमें भी पहले ए लिखा है। कोई कोई गलती से बी ए लिख दे तो गलती होनी नहीं चाहिए। गलती इसलिए नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि आपको पता है स्टार्ट ए से करना है, लिहाजा यहाँ पहला जो आपका इक्वल टू के बाद रास्ता आप तलाश करेंगे उसमें आप स्टार्ट ए से ही करेंगे, फिर ए के बाद आप कहीं भी चले जाए, लेकिन स्टार्ट ए से करेंगे। तो मैंने ए से स्टार्ट किया और ए से स्टार्ट करके मैं बी तक पहुंच गया। बी इंटरमीडिएट पॉइंट है, बीच में कोई पॉइंट है, असल मंजिल बी नहीं है, लेकिन बी बीच में एक पॉइंट है। तो मैं ए से पहले बी चला गया। अब देखें, जब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट ए था तो यहाँ भी मैंने इक्वल टू के बाद जो शुरुआत की वो ए से ही की। तो ये मैच कर लें कि ये दोनों मैच हो जाए। अच्छा, फिर ए से शुरू करके मैं कहाँ तक गया ये मेरे ऊपर था, बट मैं बी चला गया। अच्छा, अब कुछ बच्चे ए बी लिखने के बाद फिर प्लस सी भी लिख देते हैं, ये अलग भंड है। भाई जब आप ए से बी तक पहुंच चुके हो तो कंटिन्यू बी से ही करोगे ना, सी से कैसे करोगे? बी पे थोड़ी, सी पे थोड़ी हो, बी पे हो। तो इसलिए आप याद रखें कि अगर बी पे मैंने पहला पहला जो रोड मैंने ए से पहले रोड ने मुझे ए से बी पहुंचाया था, तो अगला रोड बी से ही मुझे कहीं और पहुंचाएगा, तो बी से सी चले जाएंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि ये दोनों मैच होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए। तो ए सी अगर वेक्टर है तो ए स्टार्ट है, सी एंड है, और जो स्टार्ट है तो इक्वल टू के बाद भी आपको फौरन स्टार्ट ही नजर आता है, इसलिए आप देखेंगे इन दोनों स्टार्ट है। फिर आप स्टार्ट करके कहीं भी चले जाएं, लेकिन जहां गए हैं प्लस के बाद वहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। और उसके बाद फिर आप मजीद जहां पहुंचे हैं ये वही पॉइंट होना चाहिए जो एक्चुअल एंड डिफाइंड था, तो एक्चुअल एंड पॉइंट वो सी, लिहाजा ये भी सी होना चाहिए।
तो ये इक्वल्स ये जो ए है ये इक्वल्स टू के बाद पहले लेटर से मैच होना चाहिए, ये जो सी है ये आखिरी लेटर से मैच होना चाहिए, और ये बीच में जो है ये आपस में मैच होना चाहिए। ये जो मैचिंग होनी चाहिए ये मैंने आपके सामने वाजे कर दी कि ये आपके सामने मैच होने चाहिए। सही जनाब, ये बात बिल्कुल जहन नशीन कर लें, अच्छी तरह से जहन में बिठा लें, ताकि इसमें कोई मसला ना हो। अच्छा, फिर मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया है, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कोई चीज़ होती है, बट उसमें हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम काम उसी तरह करता है जैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मिसाल, अगर आपको वेक्टर डी बी निकालना है, तो वेक्टर डी बी निकालने के लिए आपके पास रास्ते क्या हैं? तो एक बंदा कहेगा वेक्टर डी बी इज इक्वल टू डी ए प्लस ए बी, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एक डी से लेकर बी तक जाने का एक रास्ता ये है कि डी से बी जाने के लिए डी से पहले सी चले जाएं और सी से बी चले जाएं, तो मैंने लिखा हुआ है। और एक रास्ता डी से लेकर बी तक जाने का एक और है, वो क्या? डी से बी जाना चाहते हैं तो पहले डी से ए चले जाएं, फिर ए से बी चले जाएं। अच्छा, अब ये दोनों रास्ते हैं अलग अलग, लेकिन एक्चुअली ये सेम वेक्टर डी भी दोनों सेम ही बनाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि आप देखिए डी बी जाने के लिए अगर मैं डी ए प्लस ए बी जा रहा हूँ, और यहाँ मैं डी सी प्लस सी बी कर रहा हूँ, तो ये भी तो देखिए कि वेक्टर डी बी, सॉरी वेक्टर डी ए और सी भी बराबर ही तो है, इक्वल भी हैं और सेम डायरेक्शन में भी हैं। ये तो हमें उसूल पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। ये बात बचपन में पढ़ते हैं भाई। अगर पैरेललोग्राम है, पैरेलेलोग्राम, तो ऑपोजिट साइड्स ना सिर्फ इक्वल होती हैं बल्कि पैरेलल भी होती हैं। लेंथ भी सेम होती है, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और साथ साथ उनका डायरेक्शन भी सेम होता है, दे आर पैरेलल एज वेल। अच्छा, मैं एक बात मैं ऐड करना चाह रहा था। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जब दो लाइनें बनाते हैं ना, तो उसमें हम कोई एरो नहीं दिखाते। तो याद रखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एरो नहीं होता। क्यों नहीं होता एरो? क्योंकि डायरेक्शन की बात ही नहीं होती उसमें, और वो वेक्टर नहीं होता, नॉर्मल लाइंस होती हैं। बट जो दो लाइंस पैरेलल हम बनाया करते थे, अगर उनकी डिस्टेंस, उनकी लेंथ सेम भी थी, तो हम उनको इक्वल या नेगेटिव का जुमरा नहीं लगाते। अब क्या है, ये भी पैरेलल वेक्टर्स में शुमार है, और ये भी आगे मैं पैरेलल वेक्टर्स पढ़ाने जाऊंगा, अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जो इनका डायरेक्शन भी सेम भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है, और लेंथ सेम भी हो सकती है, और डिफरेंट भी हो सकती है। वो बाद में अभी इंशाल्लाह मेंशन करता हूँ, तो वक्त से पहले नहीं करते। अभी इक्वल और नेगेटिव वेक्टर्स हमने समझ लिया, ऑपोजिट वेक्टर्स, सॉरी, इक्वल और नेगेटिव पढ़ लिया। पैरेलल वेक्टर्स में इंशाल्लाह मैं इस बात को क्लियर करता हूँ। सही है, वक्त से पहले हो जाएगा तो मैं रोक देता हूँ इस चीज़ को। तो डी से लेकर बी तक अगर मुझे जाना है, तो पहले मैं डी से सी चला गया, और फिर मैं सी से बी चला गया। तो डी से सी चला गया, फिर सी से बी चला गया। तो वेक्टर डी बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी प्लस वेक्टर सी बी, और या फिर वेक्टर डी बी इज इक्वल टू वेक्टर डी ए प्लस वेक्टर ए बी। तो डी से ही शुरू करके सी तक गए, और फिर सी से कंटिन्यू करके बी चले गए, या डी से ही शुरू करके पहले ए चले गए और ए से कंटिन्यू करके बी चले गए। दोनों रास्ते आपके सामने मौजूद हैं, मैच कर सकते हैं। देखें, स्टार्टिंग डी से थी तो स्टार्टिंग डी से है, फिर सी तक पहुंचे हैं तो कंटिन्यूएशन सी से ही होगी, ये मैच हो गए। और एंडिंग बी पे थी तो एंडिंग बी पे ही नजर आ रही। ये किसी भी जगह आप देखेंगे ये रूल आपको मैच होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर मैंने कहा यार, दो अलग अलग रास्ते सेम आंसर कैसे दे रहे हैं? तो इसकी वजह ये कि आप देखें डी ए, और जब मैंने एक रास्ता लिया था तो एक रास्ते में मैंने डी ए लिया था, दूसरे रास्ते में सी भी आया था, तो डी और सी भी बराबर ही तो है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अच्छा, एक रास्ता मैंने लिया था उसमें ए बी था और एक रास्ते में डी सी था, तो ए बी और सी बी, ए बी और डी सी, ए बी और डी सी। अच्छा, ए बी और डी सी, ए बी और सी डी नहीं कह रहा हूँ, ए बी और डी सी। ए से लेकर बी तक राइट है, तो डी से लेकर सी तक भी राइट है, तो इनका डायरेक्शन सेम भी है और मैग्नीट्यूड बराबर भी है, लिहाजा ये भी इक्वल वेक्टर्स है। तो मैंने यहाँ पर कहा था भाई बच्चों को इक्वल वेक्टर्स बताएं, तो इक्वल वेक्टर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने लिखे हुए यहाँ पर कि वेक्टर ए बी जो है वेक्टर डी सी के बराबर है, ए बी और डी सी बराबर है। इसी तरह डी ए और सी बी बराबर है। इसी तरह ए डी और बी सी बराबर है। ए डी जो है वो नीचे की तरफ है, तो बी सी भी नीचे की तरफ है। तो ये आप देख सकते हैं, लेंथ भी बराबर है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, और डायरेक्शन भी सेम है। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर्स क्या हो जाएंगे भाई? एक तो आप कहेंगे अगर एक वेक्टर ए बी आप डिफाइन करते हैं ना, तो इसी लाइन ए बी पे एक और वेक्टर होगा बी। अब मैं बोलूँ सर, एक एक बच्चा बोल रहा है वेक्टर ए बी और एक बच्चा बोल रहा है वेक्टर बी है, आप कह रहे हैं एक ही बात तो है। नहीं भाई, एक बात कैसे? ए बी और बी ए दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, सर फर्क क्या है दोनों में? बेटा, ए बी और बी ए का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट, लिहाजा ए बी और बी ए इक्वल वेक्टर्स नहीं है, ये नेगेटिव वेक्टर्स है। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जब हम लाइन की डिस्टेंस की बात करते थे ना, हम कहते थे फाइंड द डिस्टेंस ए बी या फाइंड द डिस्टेंस बी ए। अब वो डिस्टेंस चूंकि मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करती है, डिस्टेंस का ताल्लुक वेक्टर से नहीं है,
दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस हम निकालते हैं ना, उस डिस्टेंस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, लेंथ। डिस्टेंस का मतलब होता था लेंथ। यहाँ वेक्टर्स का एक हिस्सा लेंथ या मैग्नीट्यूड है, दूसरा हिस्सा डायरेक्शन भी। तो हम जो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालते थे ना, फाइंड ए बी, उसमें एरो हेड नहीं होता था। तो अब वो फाइंड ए बी लिखा हो या फाइंड बी ए लिखा हो, एक ही बात होती थी, क्योंकि उसका मतलब होता था लेंथ निकालनी है, यानी कि मैग्नीट्यूड ढूंढना है। उस वक्त हम मैग्नीट्यूड का वर्ड भी यूज नहीं करते थे, हम सिर्फ लेंथ की बात करते थे। ये हम हमें पता चल चुका है कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली उस वेक्टर की लेंथ को कहा जाता है। तो इसीलिए जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे तो फाइंड बी ए या फाइंड ए बी होता था। तो ए बी और बी एक ही चीज होती थी, फर्क नहीं होता था, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन का मसला नहीं था, वहां पर सिर्फ लेंथ या मैग्नीट्यूड की बात थी। अब चूंकि हम वेक्टर्स में दाखिल हैं, लिहाजा हम कहें वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए बराबर है, तो ये बहुत ही नालायकी होगी हमारी। क्योंकि आज जब हमने सीख लिया कि दो वेक्टर्स के सेम होने के लिए, दो वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए, ना सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड या लेंथ सेम हो, बल्कि उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ना सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम हो, बल्कि डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लिहाजा वेक्टर ए बी और वेक्टर डी सी तो बराबर हैं, लेकिन वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी बराबर नहीं। इसी तरह वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए ये भी बराबर नहीं। ये फिर क्या है? जब ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है तो फिर ये क्या है? फिर ये नेगेटिव वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम, इक्वल। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, डिफरेंट नहीं, ऑपोजिट, इसका मतलब नेगेटिव वेक्टर। इसका मतलब वेक्टर ए बी और बी ए, क्या फर्क है भाई? लेंथ तो सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, लिहाजा माइनस लगेगा, लिहाजा नेगेटिव वेक्टर्स के जुमरे में आ जाएंगे। तो ए बी इक्वल्स माइनस बी ए, वेक्टर ए बी इक्वल्स वेक्टर माइनस बी ए। इसी तरह अब बात करते हैं ए बी की और सी डी की। तो ए बी का डायरेक्शन राइट है, सी डी का डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों की लेंथ बराबर है। लेंथ बराबर नहीं है तो ये फिर नेगेटिव वेक्टर्स के जुमरे में भी नहीं। अभी मैं आगे बताने वाला हूँ पैरेलल के अंदर। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिसमें डायरेक्शन सेम हो या ऑपोजिट हो, बट लेंथ बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो मैं आपकी और वजाहत करता हूं वहां पर। अभी फिलवक की बात सुन लें। अभी फिलवक नेगेटिव वेक्टर्स होने के लिए डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन लेंथ सेम होनी चाहिए। तो इसीलिए ए बी और बी ए डायरेक्शन ऑपोजिट, लेंथ सेम, तो नेगेटिव वेक्टर्स है। अच्छा, ए बी और सी डी ये भी नेगेटिव वेक्टर्स है। इसी तरह ए डी, ए डी नीचे की तरफ डायरेक्शन है और सी भी ऊपर की तरफ डायरेक्शन है। देखिए, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, लेंथ दोनों की बराबर है। लेंथ बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, लिहाजा नेगेटिव वेक्टर दोनों। ए डी इक्वल्स माइनस सी। अगर डी ए और सी बी की बात की जाए, तो डी ए और सी बी की लेंथ भी बराबर, डायरेक्शन भी सेम, लिहाजा इक्वल, डी ए इक्वल सी बी इक्वल। सही है जनाब, बात तो कुछ कोशिश की है हमने समझाने की। अच्छा, फिर मैंने सी ए का भी लिखा हुआ है कि अगर सी से ए तक जाना चाहते हैं तो मुख्तलिफ रास्ते हैं, सी बी प्लस बी ए या फिर सी डी प्लस डी ए। मुख्तलिफ रास्ते आपके सामने लिखे हुए। और डी ए, अच्छा कोई मुझे कहता है डी ए निकालो, अब डी ए अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ तो डी ए का भी रास्ता हो सकता है। डी ए का रास्ता क्या हो सकता है? डी ए इक्वल्स टू डी सी प्लस सी ए। या डी ए का एक और रास्ता हो सकता है, डी सी प्लस सी बी प्लस बी ए। अब ये लंबा रास्ता है, लेकिन रास्ता लंबा हो बट साफ हो। तो अगर आपको डी ए निकालना है तो फिर आप डी सी प्लस सी बी प्लस बी ए करेंगे, बट बात वही है कि जब डी ए निकालने के लिए बीच में सी बी आ रहा है, तो सी बी होगा तो डी ए आ रहा है। तो अगर जो सी बी है वही तो डी ए है, फिर निकालने की क्या जरूरत है? जो सी बी अगर दिया हुआ है तो उसी को डी ए कह दिया, तो डी ए निकालने की जरूरत थोड़ी ना होगी। हाँ, अलबत्ता अगर आपको डी सी दिया हुआ है, साथ साथ सी ए दिया हुआ है, और आपको डी ए फाइंड करना है, तो फिर आप डी ए फाइंड करने के लिए डी सी प्लस सी ए कर सकते हैं, जो कि मैंने लिखा। सही है। तो बताने का मकसद ये है कि बहुत कुछ निकाला जा सकता है, बहुत कुछ मांगा जा सकता है। ये वक्त के वक्तन फवक्तन इंशाल्लाह आप सीखते रहेंगे, देखते रहेंगे, उसकी टेंशन ना लें। बस अभी मुझे बताएं, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, क्या वो आपको समझ आ गई ये बात? ये आपका वेक्टर्स के नोट्स का पहला पेज मुकम्मल हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, इंशाल्लाह फाइल भी अल्लाह के हुक्म से शेयर हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। बट मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें कि क्या यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ रही है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब एक्नॉलेजमेंट देंगे इंशाल्लाह।
चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, वेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन की फाइल मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज भी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप वहाँ से जो है वो एंड में जब मैं क्लास एंड कर दूंगा तो फिर आप वहाँ से नोट्स देखकर बना लीजिएगा। सही है, अभी हमारा क्योंकि फोकस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर है, लिहाजा हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं पैरेलल वेक्टर्स पे, जो मैं कब से आपके सामने बात रखना चाह रहा था कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। तब मैं उस बारे में बात करना चाह रहा था। तो थोड़ी देर में इसको हल्का सा क्लियर करता हूँ, फिर इसको वापस भी ले आएंगे इंशाल्लाह। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, बात समझ लें। पैरेलल एक ब्रॉड टर्म है, जैसे क्वाड्रिलेटरल। पैरेलल वेक्टर्स एक ब्रॉड टर्म है जैसे क्वाड्रिलेटरल। अब मैं मिसाल आपके सामने कहता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, बल्कि आप जवाब दें उसका। व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? जना, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल, जरा मुझे इसका जवाब दें। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? वेरी गुड जोया, परफेक्ट आंसर। वेरी गुड अमीन, जबरदस्त। प्रोएक्टिव स्टूडेंट की निशानी जल्दी जवाब देता है, तो प्रोएक्टिव रहा करे। इट इज अ पॉलीगॉन विथ फोर साइड। सही है, शेप विथ फोर साइड भी कह सकते हैं, बट ज्यादा बेहतर टर्मिनोलॉजी होगी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर विद एटलीस्ट थ्री साइड्स। अब हम पढ़ चुके हैं ना यूनिट 7 पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन विद एटलीस्ट थ्री साइड्स, पॉलीगॉन किसे कहते हैं? पॉलीगॉन इज अ फिगर विद एटलीस्ट थ्री साइड्स। और जो फोर साइडेड पॉलीगॉन होता है उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब अगर आपको कोई फोर साइडेड फिगर नजर आएगा, जैसे ये नजर आता है, आपको इस तरह का कोई कोऑर्डिनेट नजर आया, अब आपको उसका नाम नहीं पता, तो आपसे पूछता है ये क्या है? आप बोलोगे ये क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, अब अगर आपको मैं ये बना के दे दूं, ये बना के दे दूं, अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये जो शेप मैंने बनाया, ये क्या है? ये शेप बताएं जरा, जो शेप बनाया है मैंने। वेरी गुड, इट इज अ रेक्टेंगल। जबरदस्त। अब आपने इसको क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं कहा भाई? हाँ, क्या ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है? सर ये क्वाड्रिलेटरल तो है, बट इसका नाम जानते हैं ना। ये वैसे ही हुआ, कोई आपको देखे, कहे देखो इंसान आ रहा है, तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम्हें बुलाएं, अम्मा अब्बा तुम्हें देखे, मैंने देखो 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 इंसान आ रहा है। इंसान तो मैं हूं भाई, लेकिन मेरा नाम है। तो आप बोलोगे, आप बताओगे ना कि मेरा नाम साजिद है, मेरा नाम सुफियान है, मैं आ रहा हूं, तो मेरा नाम लीजिए। तो नाम से पुकारेंगे, ना कि ये कहेंगे कि कोई इंसान आ रहा है। इसी तरह आपने जब इसको देखा इस शेप को, तो आपने फौरन कह दिया ये रेक्टेंगल, क्योंकि आप इसका नाम जानते थे। इसी तरह आप स्क्वायर देखेंगे तो आप स्क्वायर बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे। तो क्या स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल नहीं है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है भाई, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पैराग्राम, रोम्बस, काइट। ये क्या है? ये सब क्वाड्रिलेटरल ही तो है, बट ये वो क्वाड्रिलेटरल है जिनके नाम आप जानते। इसी तरह पैरेलल वेक्टर्स के अंदर इक्वल और नेगेटिव वेक्टर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स की निशानी ये है कि फर्स्ट वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर इज के टाइम्स सेकंड वेक्टर। अब ये के की वैल्यू मिसाल है 1 हो जाती है। इफ के इज 1 देन इट इज बी इक्वल्स टू ए। तो ये क्या होगा? बी और ए इक्वल वेक्टर्स हो गए। के की वैल्यू अगर 1 है तो ये इक्वल वेक्टर्स हैं। अच्छा, के की वैल्यू अगर -1 है तो ये हो गया बी इक्वल्स टू -ए। इसका मतलब ये नेगेटिव वेक्टर्स है। तो इक्वल वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर्स भी पैरेलल वेक्टर्स ही हैं, बट ये वो पैरेलल वेक्टर्स हैं जिनको हम नाम से जानते हैं। स्क्वायर या रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं, बट ये वो क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनको हम नाम से जानते हैं। लिहाजा आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब इस तरह की लाइनें बनी हुई नजर आती थी, तो आप क्या कहते थे? दे आर पैरेलल लाइंस, कहते थे नहीं कहते थे? अब ये तो नहीं देखते थे कि छोटी है या बड़ी है। एक लाइन जो है, एक लाइन छोटी है, एक बड़ी है। आप कहते थे द लाइंस आर पैरेलल। और पैरेलल लाइन की डेफिनेशन आपने ये पढ़ी थी, एरो तो आप पढ़ते ही नहीं थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ये पढ़ते थे, पैरेलल लाइंस आर लाइंस व्हिच नेवर मीट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस ऑलवेज रिमेन सेम। दो लाइंस पैरेलल उस वक्त तक हैं, दो लाइंस पैरेलल उस वक्त हैं जब उनके दरमियान डिस्टेंस कभी ना बदले, उनके दरमियान डिस्टेंस सेम रहे।
तो वो दो वेक्टर्स पैरेलल कहलाएंगे। ऐसा ही है, दो वेक्टर्स नहीं, दो लाइंस पैरेलल कहलाएंगी अगर उनके दरमियान डिस्टेंस सेम रहती है तो उस वक्त तो हम डायरेक्शन को देखा ही नहीं करते थे, एरो की तो हम बात ही नहीं करते थे ना। हम ये देखते थे कि छोटा है या बड़ा है, छोटा हो या बड़ा हो, हम देखते थे कभी डिस्टेंस सेम है या नहीं। डिस्टेंस सेम है तो पैरेलल है। लिहाजा इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर की वो किस्म है जिसमें मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। नेगेटिव वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स की वो किस्म है जिसमें मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन ऑपोजिट। तो आपको यहां से कंक्लूजन मिलता है कि दो वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ये दो वेक्टर्स, सॉरी, दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है या दो वेक्टर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है, लिहाजा ये पैरेलल की जुमरे में आएंगी, इसलिए उनको पैरेलल कहा जाता है। अब अगर कोई दो वेक्टर्स जो है वो या सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है और उनकी लेंथ इक्वल नहीं है, एक छोटा एक बड़ा, फिर हम उनको ना इक्वल कह सकते हैं ना नेगेटिव। हालांकि डायरेक्शन या तो सेम है या फिर डायरेक्शन ऑपोजिट है, बट क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, क्योंकि इक्वल के लिए भी, इक्वल वेक्टर्स के लिए भी कंडीशन ये थी कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, नेगेटिव वेक्टर्स के लिए भी कंडीशन ये थी कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। बट अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं है, एक छोटा एक बड़ा है, तो फिर अगर उनका डायरेक्शन या तो सेम है या ऑपोजिट है तो उनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहें। इससे एक बात पता चलती है कि पैरेलल वेक्टर्स के लिए लेंथ का सेम होना जरूरी नहीं होता, बट डायरेक्शन का सेम या ऑपोजिट होना फर्ज होता है। अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन ना सेम है ना ऑपोजिट है बल्कि डिफरेंट है, मतलब है एक ये है और एक ये है, अब आप बोलेंगे ये 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, तो ये तो पैरेलल वेक्टर। अच्छा, वो ये वही बात है कि अगर एक 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर है, एक 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर है, तो क्या ये इक्वल वेक्टर्स है? अब बोले हाँ यार लेंथ तो बराबर है, तो आपने सोचा नहीं नहीं नहीं, लेंथ बराबर है इसका मतलब थोड़ी इक्वल है, डायरेक्शन थोड़ी ना सेम है, तो इक्वल नहीं है ना, ये इक्वल नहीं। डिफरेंट डायरेक्शन तो अफोर्डेबल ही नहीं है, वो तो होना ही नहीं चाहिए। इसी तरह पैरेलल में उसूल याद रखें, या तो सेम डायरेक्शन होना चाहिए या ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन या तो सेम होना चाहिए या ऑपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर दो वेक्टर्स हैं जिनकी लेंथ एक की बड़ी है एक की छोटी है और डायरेक्शन या तो सेम है या ऑपोजिट है, दो वेक्टर्स मुझे नजर आए जिनकी लेंथ मुझे अलग अलग नजर आ रही है, एक छोटा है और एक बड़ा है, और लेंथ अलग अलग होने के साथ साथ एक बात जरूरी है, या तो उनका डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है, तो फिर ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। अगर दो वेक्टर्स की लेंथ छोटी बड़ी है और डायरेक्शन ना सेम है ना ऑपोजिट है, तो फिर वो पैरेलल नहीं, डिफरेंट डायरेक्शन वाले पैरेलल नहीं होते। पैरेलल वेक्टर्स होने के लिए जरूरी है कि डायरेक्शन या तो सेम हो या ऑपोजिट। और अगर सेम डायरेक्शन के साथ साथ लेंथ भी बराबर हो जाती है तो हैं तो पैरेलल ही, लेकिन हम उन पैरेलल वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। और अगर लेंथ सेम होने, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होने के साथ साथ लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है, तो ऐसे वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर्स कहा जाता है। तो नेगेटिव वेक्टर्स या इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स की किस्म है, ऐसी किस्म जिसमें मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो पैरेलल वेक्टर्स में सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन लाजमी होना चाहिए, सेम के साथ साथ अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो इक्वल से, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो नेगेटिव। अच्छा बस, इसलिए इसकी इतनी लंबी बातें, ज्यादा बातें याद रखने से ज्यादा बेहतर है आप ये जुमला याद रख लें। ये चाहे पैरेलल वेक्टर्स हो या कोलिनियर, अभी कोलिनियर पे आ रहा हूँ थोड़ी देर में। याद रखें फर्स्ट वेक्टर इज के टाइम्स सेकंड वेक्टर, पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होता है, द टू वेक्टर्स आर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। तो फर्स्ट वेक्टर इज के टाइम्स सेकंड वेक्टर, दिस मींस फर्स्ट वेक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर। अब इफ द वैल्यू ऑफ के इज 1, द वेक्टर्स आर स्टिल पैरेलल बट वी कॉल देम इक्वल वेक्टर। अब ये इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। अगर ये के की वैल्यू -1 हो जाए, तब ये जो वेक्टर्स आपके सामने हैं ये नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर के की वैल्यू ना 1 है ना -1 है, के की वैल्यू 1 या -1 के अलावा कुछ और है, तो फिर ऐसे वेक्टर्स को ना इक्वल कहेंगे ना नेगेटिव कहेंगे, बल्कि ऐसे वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स कहा जाएगा। अच्छा, अगर
के की वैल्यू पॉजिटिव है जो कि लिखा हुआ है, इसका मतलब के पॉजिटिव, के की वैल्यू 1 के अलावा है, मतलब 2 है या 3 है, या समझ लें 2.5 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है। तो के की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1 के अलावा कुछ और है, इसका मतलब इक्वल वेक्टर्स तो नहीं है। लेकिन क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है लिहाजा ये जरूर कहा जा सकता है कि दोनों डायरेक्शन, दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है। के की वैल्यू पॉजिटिव सिर्फ उस वक्त होगी जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, मतलब एक छोटा है एक बड़ा है लेकिन दोनों ही ईस्ट की तरफ ले जा रहे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है लेकिन दोनों ही नॉर्थ की तरफ ले जा रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जो हैं पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो डायरेक्शन सेम होना चाहिए या ऑपोजिट। अगर तो के की बी फर्स्ट वेक्टर के टाइम सेकंड वेक्टर है और के की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब डायरेक्शन सेम है। और अगर के की वैल्यू जो है लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव है, लिहाजा ऑपोजिट डायरेक्शन। के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू में डायरेक्शन सेम होता है, और के की वैल्यू लेस देन जीरो है मतलब नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू में डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो पैरेलल के लिए जरूरी यह है कि पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल हो, और के की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और के की वैल्यू पॉजिटिव सब तब होगी जब डायरेक्शन सेम है, और नेगेटिव तब होगी जब डायरेक्शन ऑपोजिट। मुझे बताएं ये बात समझ आ रही है? मैं थोड़ा थोड़ा समझा के मैं फीडबैक इसलिए लेता हूँ क्योंकि अगर मैं फीडबैक ना लूँ तो पता ही ना चले कि बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं, सही है। लिहाजा फीडबैक बहुत असेंशियल होता है ये जानने के लिए कि बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं। लिहाजा फीडबैक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी, इसलिए मैं कंटिन्यूसली फीडबैक लेता हूँ, ताकि मैं अपने आप से बातें ना कर रहा हूँ बल्कि मैं एक ऑडियंस से मुखातिब हूँ। लिहाजा मैं मुझे समझ आना चाहिए कि जिस जिन ऑडियंस से मैं मुखातिब हूँ क्या उनको समझ आ रही है बात या नहीं। इसीलिए मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली पढ़ाता भी हूँ और एक्नॉलेजमेंट भी लेता चला जाता हूँ। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो फिर उनका डायरेक्शन या तो सेम होगा या ऑपोजिट होगा, ये बात हमने कर ली। अच्छा अब देखें, ये बी इक्वल्स के टाइम्स ए था, अब मैं लिख रहा हूँ दो लाइनों के दरमियान वेक्टर लिख रहा हूँ, क्या मतलब है ये? दो लाइनों के दरमियान जब वेक्टर लिखा जाए तो क्या मतलब होता है? वेरी गुड सोया, बाकी सब भी पार्टिसिपेट किया करें ना। अगर दो लाइनों के दरमियान, वेरी गुड अहमद अली, शाबाश। अगर दो लाइनों के दरमियान वेक्टर लिखा हो, इसका मतलब उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, हमने क्लास के शुरू में ही डिफाइन कर दिया था। तो जब वेक्टर बी के टाइम्स वेक्टर ए है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी विल बी के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और याद रखें, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर मींस इट्स लेंथ एंड द लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप कहो कि इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, समझ में आती है बात। आप कहें लेंथ -5 है, बात समझ नहीं आती। तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा कभी कभार के की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये नहीं हो सकता, मिसाल है अगर आपको वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है और वेक्टर ए का मिसाल आपको कोई बता देता है वेक्टर बी जो है -2 टाइम्स ए है, और मुझे कोई कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 4, तो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या हो? तो आप कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 4 है, तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जो है वो -8 हो जाएगा। तो जवाब है गलत। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हो नहीं सकता। मैग्नीट्यूड लेंथ है, लेंथ पॉजिटिव ही होती है। इसीलिए जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल रहे हैं यूजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द यूजिंग द वैल्यू ऑफ के, तो अगर के की वैल्यू माइनस है तो के की वैल्यू को भी पॉजिटिव करना होगा। और कभी किसी नंबर को, वेक्टर ही नहीं है, -2 ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है, देखा हुआ ना, वेयर के इज अ स्केलर, मतलब के एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड ही है, खाली डायरेक्शन है ही नहीं। तो ये माइनस का मतलब, तो ये माइनस सिर्फ वेक्टर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, ये माइनस दरअसल जो है ये डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए मौजूद है। तो लिहाजा जब मुझे एक मैग्नीट्यूड गिवन मैग्नीट्यूड से दूसरा मैग्नीट्यूड निकालना है तो इस के की वैल्यू को पॉजिटिव बनाना होगा,
और के की वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए इस के का मॉड्यूलस लेंगे। अब ये टर्मिनोलॉजी, नई नई टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं। जब तो वेक्टर दो लाइनों के दरमियान है तो हम कहेंगे उसका मैग्नीट्यूड, और जब एक स्केलर को दो लाइनों के दरमियान लेंगे तो हम कहेंगे मॉड्यूलस के अंदर आ गया ये स्केलर, लिहाजा उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये उसूल है, याद रखें। जब एक नेगेटिव नंबर को मॉड्यूलस के अंदर लेते हैं, तो दो लाइनें ना, इसको मॉड्यूलस कहते हैं। जब मॉड्यूलस के अंदर, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ये इसकी स्पेलिंग है, MODULUS। तो अगर मॉड्यूलस के अंदर दो लाइनों के दरमियान एक नेगेटिव नंबर होता है तो वो नेगेटिव नंबर बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है। मॉड्यूलस समझ लें एक मशीन है जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देती है। इसके डिक्शनरी मीनिंग है एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड्यूलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर एक वैल्यू 2 है और एक वैल्यू -2 है, तो अगर मॉड्यूलस के अंदर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी है भाई? 2 की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 2 है। और मॉड्यूलस के अंदर -2 है, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 बताओ। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो -2 की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी है भाई? 2। क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है। लिहाजा -2 की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखी जाए या 2 की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखी जाए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दोनों की 2 होगी। तो मॉडुलस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है, जिसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या मतलब है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। लिहाजा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मॉडुलस के अंदर -2 है तो भी आंसर 2 आएगा, और मॉडुलस के अंदर अगर 2 है तो भी आंसर 2 आएगा। बस ये समझने कि अगर स्केलर के इर्द गिर्द मॉडुलस का साइन लग जाए, तो अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। यही बात यहाँ बताने के लिए ये रिलेशनशिप लिखा हुआ है कि अगर वेक्टर बी के टाइम्स वेक्टर ए है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मॉड्यूलस ऑफ के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा। मतलब अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 दिया हुआ है और के की वैल्यू -2 है, तो -2 पे मैग्नीट्यूड मॉडुलस लेंगे, और ये मॉडुलस के बाहर आके 2 बन जाएगा। 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 8 आ जाएगा। लिहाजा बी का मैग्नीट्यूड 8 होगा, -8 नहीं होगा। ये बात जो मैंने मैग्नीट्यूड के हवाले से कही है, क्या ये भी समझ आई है? तो ये बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई थी। थोड़ा सा स्कैटर्ड है, लेकिन ये बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर मिसाल है, ये मिसाल थी, और फिर अगर इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको दिया हुआ है, तो आप जो है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपसे कहा जाता है। अब इस केस के अंदर जो है, फाइंड मैग्नीट्यूड, अच्छा एक मिनट, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, फाइंड, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब क्या करोगे आप? अब ये वाला रिलेशनशिप यूज करोगे। आपने कहा ये मामला है, यहाँ ये वर्किंग करेंगे आप, और फिर आप जो है इक्वल्स टू के बाद कहेंगे 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, जिसका आंसर आपका 8 आ जाएगा। सही है? तो आपका मैग्नेट ऑफ बी का जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 8। मैग्नेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 8। सही है? तो ये आप जहन में रखेंगे कि मैग्नेट हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। सही है जनाब। तो ये मैंने बात जो बताई आपके सामने क्लियर हो गई बेटा? ये बात मैंने लिखी थी, और ये बात आपको समझ में आ गई। सही है? तो मैग्नेट के हवाले से बात कर ली, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं मैंने आपको समझा दिया, काफी दफा रिपीट करके समझा दिया। अब कोलिनियर पे आ जाते हैं। कोलिनियर पे आने के पहले फिर क्लियर कर देते हैं। कोलिनियर समझा देता हूँ, फिर आपको भी लिखा हुआ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो पैरेलल वेक्टर्स के हवाले से बात हमें समझ आ गई ना। अब कोलिनियर पे आ जाते हैं। कोलिनियर क्या होते हैं? तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट पढ़ा है कोलिनियर पॉइंट्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें क्या सिखाती है? कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं पहले ये समझ। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं मैनी पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स का मौजूद होना,
अगर एक स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो हम कहते हैं कि ये दो पॉइंट्स आपस में अगर एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो हम कहते हैं द पॉइंट्स आर कोलिनियर। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने हमें सिखाया था कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो उनका ग्रेडियंट सेम होगा। मतलब जो ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर ए बी है, जो ग्रेडियंट ऑफ ए बी है, वही ग्रेडियंट ऑफ बी सी होगा और वही ग्रेडियंट ऑफ ए सी होगा। तो अगर आपको मिसाल है कि अगर एक कोऑर्डिनेट दिए हैं 1,5 और बी के कोऑर्डिनेट्स 2, दिए हुए हैं और सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको 3,8, तो के की वैल्यू निकालने के लिए आप जो है वो ए बी का ग्रेडियंट निकाल के बी सी से इक्वेट कर देंगे या ए बी का निकाल के ए सी से इक्वेट कर देंगे, तो आपके पास जो है वो के की वैल्यू आ जाएगी। ये आपने कोलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अब कोलिनियर पॉइंट्स, मैनी पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। अब कोलिनियर पॉइंट से ही कोलिनियर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट निकला। कोलिनियर पॉइंट से ही कोलिनियर वेक्टर का कॉन्सेप्ट निकला। कोलिनियर पॉइंट से ही कोलिनियर वेक्टर्स का सिलसिला निकला है। अब कोलिनियर वेक्टर्स का सिलसिला कैसे निकलेगा, ये जरा ये बात को समझ लो। कोलिनियर वेक्टर्स का क्या होते हैं कि एक ही लाइन पे जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनसे वेक्टर बनते हैं। कितने वेक्टर बन सकते हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। इन 3 पॉइंट्स ए बी सी को इस्तेमाल करते हुए टोटल कितने वेक्टर्स बन सकते हैं। एक समझदार होशियार इंसान की नेचर ये होती है कि वो थोड़ा सोचता है फिर बोलता है, थोड़ा सोचे फिर बोले। 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। मेरा सवाल ये है, मासूमाना सवाल, कितने वेक्टर्स इन टोटल बन सकते हैं इन 3 पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए। वेरी गुड अहमद अली एंड वेरी गुड अमीर असलम, शाबाश। अब देखिए मिक्स जवाब है, कोई कह रहा है दो, कोई कह रहा है तीन, और एक जवाब है छः। और सही जवाब है छः, 6 वेक्टर्स। पहले तो ये समझ लीजिए 3 पॉइंट्स हैं तो 3 वेक्टर्स तो बनेंगे ही बनेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। तो यहाँ भी लिखे हुए ए बी बी सी और ए सी, तो यहाँ भी लिखे हुए। तो दो का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तीन तो ये होगा। लेकिन जब वेक्टर ए बी बनेगा तो क्या वेक्टर बी ए नहीं बनेगा। अब आप फिर बोलें, इतना पढ़ाने के बाद भी आप स्टूपिड बात करें, सर ये ए बी और बी ए एक ही तो बात है। मैं कहूंगा ओ भाई, कहाँ से एक बात है, वेक्टर में है हम। लेंथ की बात थोड़ी कर रहा हूँ कि ए बी की लेंथ बी ए की लेंथ के बराबर है। मैं कह रहा हूँ ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर। अल्लाह के बंदो, ओहो आपने कहा अच्छा सर सॉरी गलती हो गई। ए बी और बी ए सेम नहीं है, बल्कि नेगेटिव वेक्टर्स हैं, अलग अलग हैं। वजूद अलग अलग समझा जाएगा। लिहाजा ए बी और बी ए दो हो गए, बी सी और सी बी ये दो और हो गए, और ए सी और सी ए ये दो और हो गए। तो दो दो चार, दो छः, कुल मिला के 6 वेक्टर्स बन जाएंगे। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर्स में कोई भी 6 वेक्टर्स उठा लें, कोई भी 6 में से दो उठा लें, कोलिनियर वेक्टर्स 6 बन सकते हैं ना। इन 6 में से कोई भी दो उठा लें तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नजर आएगी। या तो उनका डायरेक्शन सेम होगा या उनका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो पता चला कोलिनियर वेक्टर्स होते तो एक ही लाइन पर हैं, बट होते वो भी पैरेलल हैं। होते वो भी पैरेलल की तरह हैं। पैरेलल और कोलिनियर में फर्क क्या है, पैरेलल में दो अलग अलग लाइंस होती हैं और कोलिनियर में सेम ही लाइन पे होते, बट हो दे आर टू बी ट्रीटेड जस्ट लाइक पैरेलल, क्योंकि उनका भी डायरेक्शन या तो सेम होता है या ऑपोजिट। क्योंकि ए बी है और बी है, किस चीज का फर्क है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ए बी और ए सी क्या है भाई, दोनों के दोनों वेक्टर जिनका कनेक्शन बनाया जा रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में, लिहाजा के की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अच्छा, अगर कोई बंदा ए बी के साथ सी बी का कनेक्शन बना दे, ए बी और सी बी दो कोलिनियर वेक्टर्स का कनेक्शन बना दे, तो अब इस कनेक्शन में के की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, क्योंकि इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो कोलिनियर वेक्टर्स का डायरेक्शन या तो सेम होता है या ऑपोजिट होता है। लिहाजा कोलिनियर वेक्टर्स भी बिल्कुल पैरेलल वेक्टर्स की तरह एक दूसरे का मल्टीपल होते हैं। इसीलिए जो नोट लिखा हुआ है ये सिर्फ पैरेलल के लिए नहीं है बल्कि कोलिनियर के लिए भी है। नोट फॉर पैरेलल एंड कोलिनियर, नोट फॉर पैरेलल एंड कोलिनियर, दोनों के लिए है ये नोट। पैरेलल वेक्टर्स हो या कोलिनियर हो, दोनों के लिए ये नोट है भाई। और वो नोट क्या कह रहा है कि फर्स्ट वेक्टर इज के टाइम्स सेकंड वेक्टर।
कि पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल है। द वेक्टर्स आर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, द टू वेक्टर्स आर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, ये लिखा हुआ भी है अल्फाजों में। फर्स्ट वेक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकंड वेक्टर। ये नोट पैरेलल के लिए भी है, कोलिनियर के लिए भी। लिहाजा मैंने यहाँ 6 वेक्टर्स लिखे हुए हैं जो आपके सामने हैं, ए बी और बी ए सी और सी ए, बी सी और सी बी। अब जिंदगी में ये गलती मत कीजिएगा कि अगर एक लाइन में 3 पॉइंट्स हैं तो आप बोले 2 वेक्टर्स हैं या 3 वेक्टर्स हैं। नहीं भाई, 3 पॉइंट्स हैं तो 3 वेक्टर्स, तो समझ में आ गई बात। दो तो बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन जो 3 का वो भी गलत का, क्योंकि आपने डायरेक्शन को इग्नोर मार दिया। तो लिहाजा कुल मिला के 6 वेक्टर्स हैं। और ये मैंने लिखा हुआ है वर्ड मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसका मैंने मतलब समझा दिया कि ये के की हम के को ऊपर हम मॉड्यूलस लेते हैं या उसके एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तभी वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अच्छा, उसके अलावा मैं क्या कह रहा था, हाँ, 6 वेक्टर्स बनते हैं, ये मैंने 6 वेक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। फिर मैंने ये कहा कि अगर मैं इन 6 में से कोई भी 2 लेता हूँ और उनका कनेक्शन बनाता हूँ, तो ये वाला कनेक्शन होगा कि पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होगा। और अगर जो 2 वेक्टर्स मैंने कोलिनियर में उठाए, जो कोलिनियर वेक्टर्स 6 बन सकते हैं, उनमें अगर मैं कोई 2 उठाऊं, अगर वो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो के पॉजिटिव होगा। अब ये मैंने जो दोनों लिखे हुए हैं आपके सामने, इसमें के पॉजिटिव है, जैसे कि ए बी और बी सी। अब ए बी और बी सी का कनेक्शन बनाऊंगा तो के पॉजिटिव होगा। लिहाजा अगर मैं ए सी का और ए बी का कनेक्शन बनाऊंगा तो भी के पॉजिटिव होगा। तो ये के पॉजिटिव दोनों के लिए है। चाहे आप दोनों में से किसी की भी बात करें, इन दोनों में जो के है वो पॉजिटिव है। सही है, इन दोनों के लिए ये बात लिख रहा हूँ कि के पॉजिटिव है। ए बी इज के टाइम्स बी सी और के इज ग्रेटर देन 0, इन दोनों में। क्योंकि दोनों जगह जो मैंने कनेक्शन बनाया है उसमें डायरेक्शन सेम। लेकिन अगर मिसाल है, अच्छा, बल्कि अगर मुझे बता दे कि ए बी एक हिस्सा, बी सी 2 हिस्से, मैं तो यहाँ बैठे बैठे रिलेशनशिप भी डिसाइड कर सकता हूँ कि बी सी इज 2 टाइम्स ए बी। तो यहाँ से बल्कि एक स्किल भी सिखानी है आपको, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, एक अलग चीज़ है जो मुझे आपको सिखानी है। ये भी आपको बताता हूँ, यहाँ से एक चीज़ और सिखाने का मकसद आ गया। छोटी छोटी चीज़ें जो हम सीख लेते हैं तो फिर हमें बहुत फ़ायदा होता है, बाद में मसला नहीं होता, वरना फिर इन चक्करों में हम थोड़ा सा परेशान रहते हैं। चलो, इसको हमने हदूद में ले लिया, सही है। अच्छा, जरा समझे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा, सही है। मैं आपके सामने बहुत वाजे तौर पे रखना चाहता हूँ। पहले तो ये समझ लें कि अगर जो कोलिनियर वेक्टर्स में 6 वेक्टर्स बन सकते हैं, इन 6 में से कोई भी 2 ले लिए जाएं तो उनका एक कनेक्शन बन जाता है, सही है। 6 में से कोई भी 2 वेक्टर्स अगर आप लेंगे तो उसमें फर्स्ट वेक्टर जो है सेकंड वेक्टर का मल्टीपल होगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि फर्स्ट वेक्टर इज के टाइम्स सेकंड वेक्टर, ये बात आपको बिल्कुल वाजे हो गई। अब जो मैं बताने की कोशिश में हूँ वो जरा बहुत गौर से सुनिएगा। वो बात यह है कि अगर दो डायरेक्शन सेम है तो के पॉजिटिव है, ये बात भी कर दी। लेकिन अगर 2 वेक्टर्स जो लिए हैं उनका डायरेक्शन ऑपोजिट है तो के नेगेटिव होगा, ये बात भी आपको मैंने मेंशन कर दी थी। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये चीज अगर मैं यहाँ लिख दूं आपके सामने, मिसाल है कि ए बी जो है, अगर के टाइम्स सी बी है, तो फिर ये जो केस है, यहाँ आप समझ जाएंगे कि आपका जो के है वो लेस देन 0। इस चीज को मैंने इसके साथ ही कर दिया, सही है। तो ये बात मैंने जो लिखी हुई थी, ए बी इज के टाइम सी बी, इसको मैंने नीचे लिख दिया, उसके साथ बिल्कुल कर दिया। ये देखें, ए बी इज के टाइम सी बी। अब ए बी आप देखें, ए बी का डायरेक्शन क्या है और जो सी बी है उसका डायरेक्शन क्या है, क्योंकि इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है, लिहाजा के की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, सही है। अब ये एक सेपरेट चीज जो मुझे बतानी है वैल्यूज देकर, ये एक अलग स्टोरी है। ये जरा समझ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और काम आती है, काम तो सब आती है, लेकिन खैर मैं एक जो चीज़ यहाँ बताना चाह रहा हूँ और बहुत गौर से आप सुनेंगे इंशाल्लाह और समझेंगे इसको इंशाल्लाह। तो अब मैं जो बात कर रहा था वो क्या है कि कोलिनियर पॉइंट से कोलिनियर वेक्टर्स 6 बन जाएंगे, इन 6 में से कोई भी 2 उठा लेंगे। अगर इस ऊपर वाली लाइन में उठाएंगे तो इन 3 में से कोई 2, तो फिर उनमें के पॉजिटिव होगा। और अगर एक ऊपर वाली लाइन से उठा लेंगे और एक नीचे वाली लाइन से उठा लेंगे, कोई भी, तो उस केस में के नेगेटिव होगा। ये बात भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होता है, लिहाजा के की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, ये तो आपको समझ में आ गई बात। अब के की वैल्यू बाज औकात हमें दी जाती है और बाज औकात उस गिवन के की वैल्यू के थ्रू हमें के की डिफरेंट वैल्यूज निकालनी पड़ती है। अच्छा, अब मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये क्या कह रहा हूँ अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता
अब आपको ये बताया कि 6 में से कोई भी दो वेक्टर्स लेकर कनेक्शन बन सकता है। मिसाल है, एग्जामिनर मुझे एक बात लिख कर बयान कर देता है, गिवन है, एक फैक्ट है जो गिवन है, गिवन फैक्ट, गिवन बाय द एग्जामिनर, एक फैक्ट होता है गिवन बाय द एग्जामिनर। मैंने ये एक फैक्ट है जो एग्जामिनर ने मुझे गिवन दे दिया। अब आपको पता है ये जब फैक्ट मुझे मिल जाता है, उसको मैं कैसे यूज करता हूँ ये इंपॉर्टेंट है। जब मुझे एक फैक्ट मिल जाता है तो मैं इसको कैसे यूज करता हूँ, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश में हूँ कि अगर आपको एग्जामिनर बता देता है कि बी सी इज 2 टाइम्स ए बी, तो आप फॉरन 2/1 लिख दीजिएगा। और ये समझ जाइएगा कि जो भी ये 2/1 है, के की वैल्यू है, के 2/2 है ना के, तो आपको ये पता है कोई भी होल नंबर होता है उसके नीचे कुछ और ना हो तो 1 होता है। तो के की वैल्यू 2 है, इसका मतलब इस वक्त आप समझ लें 2/1। के को आप फ्रैक्शन की तरह माना करें। के को अगर आप एज अ फ्रैक्शन लेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा, याद रखें। तो अगर आपके बी सी 2/1 है, बी सी इज 2/1 टाइम्स ए बी है, तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि ये जो 2 है ना, ये बी सी की वैल्यू है, और ये जो 1 है ना, ये ए बी की वैल्यू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझना है कि अगर बी सी वैक्टर के टाइम्स ए बी वैक्टर है और के की वैल्यू 2 दी हुई है, तो पहले तो आप 2 को 2/1 मानेंगे। अब जो के का न्यूमरेटर है ना, ये लेफ्ट वाला जो वेक्टर लिखा हुआ है इक्वल टू से पहले, उसके हिस्से, और जो के का डिनोमिनेटर है ना, ये जो इक्वल टू के बाद वाला वेक्टर है, उसके हिस्से। इससे पता चला बीसी दो हिस्से हैं और ए बी एक हिस्सा है। क्योंकि बीसी 2 टाइम्स ए बी है, लिहाजा बीसी के दो हिस्से हैं, तो 2 को हमने 2/1 बना लिया। तो बीसी दो हिस्से हैं और ए बी एक हिस्सा है। ये बात आप, ये गिवन नहीं थी, ये चीज लिखी हुई नहीं थी यहाँ पर, ये नहीं लिखा हुआ था, ये गिवन था। ये गिवन फैक्ट था बाय द एग्जामिनर। इसको देखते हुए आपने कहा अच्छा, जैसे ही कोई फैक्ट गिवन हो उसको डायग्राम का पार्ट बना दे। जैसे ही कोई फैक्ट गिवन हो उसको डायग्राम का फौरी पार्ट बना दे। तो बीसी जब 2 टाइम्स ए बी आपने देखा, तो के की वैल्यू को आपने एज अ फ्रैक्शन लिखा, और जो के का जो न्यूमरेटर है ना, उसको आपने बीसी की वैल्यू मान ली, और जो के का डिनोमिनेटर है उसको आपने ए बी की वैल्यू मान ली। इसका मतलब बीसी आपके दो हिस्से हैं और ए बी आपका एक हिस्सा है। बीसी जो है आपके दो हिस्से हैं और ए बी आपका एक हिस्सा है। आपने डायग्राम पे इनकॉर्पोरेट कर दिया, बीसी की जगह लिख दिया 2 और ए बी की जगह लिख दिया 1। अब आपको पता भी नहीं है कि आपको एक गिवन वेक्टर की बेसिस पर ये हिस्से बता दिए गए। अब इसकी बेसिस पर जो 6 डिफरेंट वेक्टर्स कोलिनियर बन रहे थे, इनमें किसी का भी दो का भी कनेक्शन निकाल लें, आप निकाल सकते हैं, के की वैल्यू आपको पता चल जाए। किसी की दो का भी कनेक्शन, इन 6 में से कोई भी दो लेंगे, तो ये आपको पता है कि कब के पॉजिटिव होगा, कब के नेगेटिव होगा। सेम डायरेक्शन वाले लेंगे तो के पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले लेंगे तो के नेगेटिव। ये बात आपको पहले ही बता दी थी। इसके अलावा के की वैल्यू क्या होगी, अब वो भी आप दे सकते हैं। के पॉजिटिव या नेगेटिव तो आप बता सकते थे, पहले ही बता सकते थे। सेम डायरेक्शन वाले हैं तो आपने कहा के पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले तो आपने कहा के नेगेटिव, बट आप के की वैल्यू नहीं दे सकते थे। बट अगर आपको एक भी फैक्ट बता दिया जाए, एक भी वेक्टर बता दिया जाए, मतलब कोई भी दो वेक्टर के दरमियान कनेक्शन बता दिया जाए, तो अब बाकी भी 4 वेक्टर्स के दरमियान कनेक्शन निकाल सकते हैं, या किसी भी 6 वेक्टर्स में से किसी दो का भी कनेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो यही बात मैंने यहाँ समझाने की कोशिश भी की कि अगर मिसाल है, अगर आपको कोई क्या कहता है, ये आपको सवाल दिया और आपको कहता है फाइन, फाइन के, एक फैक्ट आपको गिवन हुआ, एक चीज एग्जामिनर ने आपको गिवन की, ये आपको गिवन फैक्ट था, सही है, ये चीज गिवन थी, ये चीज गिवन थी। इसकी बेसिस पर कहता है अगर ए सी के टाइम्स बी सी है तो बताओ के क्या होगा। ये आपसे टेस्ट कर रहा है। अब ये तो कोई दो वेक्टर्स आपने उठाए, कोई भी उठा लें, के की वैल्यू आप निकालने की पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि उसने आपको के की वैल्यू बताने के लिए रास्ता दे दिया, क्योंकि आपने हिस्से लिख दिए हैं। अब आपको वो कहता है मिसाल है ए सी के टाइम्स बी सी। अब नोट करें, एक ए सी है और एक बी सी। हमेशा याद रखें कि हमेशा एज अ फ्रैक्शन माना करें। चाहे के अगर होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, तो भी उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो उसको 1 मानेंगे, ताकि उसको एज अ फ्रैक्शन ही माने। तो के को हमेशा फ्रैक्शन, एज अ फ्रैक्शन लेंगे। और जो के का न्यूमरेटर होगा ना, वो लेफ्ट वाले वेक्टर के हिस्से होंगे, और जो के का डिनोमिनेटर होगा वो राइट वाले वेक्टर्स के हिस्से होंगे। इसका मतलब अगर के की वैल्यू निकालनी है तो ए सी के हिस्से जो होंगे वो के का न्यूमरेटर होंगे, और बी सी के हिस्से के का डिनोमिनेटर। तो ए सी के कितने हिस्से हैं, ए सी के कितने हिस्से हैं, ए सी के 3 हिस्से।
कितने हिस्से? 3 हिस्से। तो AC के 3 हिस्से हैं, लिहाजा K का न्यूमरेटर 3 हो जाएगा। अच्छा, BC के कितने हिस्से हैं? तो BC के 2 हिस्से हैं, लिहाजा K का डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा। तो AC is 3/2 टाइम्स BC। यही मैंने आपको यहाँ लिख के दिया। K की वैल्यू आपकी निकाल ली आपने 3/2। हमने सोचा और K एज अ फ्रैक्शन निकाला। और K एज अ फ्रैक्शन क्या निकाला भाई? 3/2 निकाला। क्यों 3/2 निकाला? क्योंकि आप समझ गए कि AC के जितने हिस्से हैं वो K का न्यूमरेटर बनेगा, और BC के जितने हिस्से हैं वो K का डिनोमिनेटर बनेगा। तो AC के 3 हिस्से थे, तो मैंने यहाँ एरो बार लिखकर बताया कि K का न्यूमरेटर 3 बनाए, और BC के क्योंकि 2 हिस्से हैं तो बीस K का डिनोमिनेटर 2 बने। अच्छा, अब ये 2 वेक्टर्स हो गए। अब मैं आपके सामने एक और वेक्टर पेश करता हूँ ताकि आप उनका कनेक्शन बना सकें। सही है। इसी तरह मैं कुछ 2 वेक्टर्स आपके सामने और रखता हूँ। समय मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ, 1 मिनट। अभी AC है ना, इस AC को मैं कर देता हूँ, वेक्टर्स बदल देता हूँ। AC को मैं कर देता हूँ, दोबारा ही लिख देते हैं यार। फाइंड के करना है ना, तो मैं करता हूँ। हाँ, नहीं, चलें। ये आ गया आपका सवाल। ये कंटिन्यूएशन है। BC 2 टाइम्स AB गिवन था। BC के 2 हिस्से, AB का 1 हिस्सा डायग्राम पे आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया। उसकी बेसिस पे आपको कहता है BC इज K टाइम्स CA। K की वैल्यू बताओ। K की वैल्यू आपने बताया, क्या होगी K की वैल्यू? कौन बताएगा चैट? अगर आपने ये वैल्यू बता दी, इसका मतलब आपको मेरी बात समझ आ गई। नहीं बता सके तो इसका मतलब नहीं समझ आई। वेरी गुड जोया, शाबाश। वेरी गुड अहमद अली, जबरदस्त, बेहतरीन। मतलब जो मैं अल्फाज हैं वो समझ आ रहे हैं। अमीर असलम, शाबाश, जबरदस्त। 3 सही जवाबात। बाकी सब भी कुछ अपनी राय का इजहार कर दें, लेकिन सब बोला करें ताकि पता चले ना कि खोपड़ी में घुस रहा है नहीं घुस रहा। खोपड़ी शरीफ में घुसना चाहिए। ये सारे बच्चों में खाली 3 बच्चों को समझ आया लगता है। बाकी सब सोच में पड़े हुए। इतनी मेहनत से समझाए टीचर और उसके बाद जवाब ना आए तो बड़ा दुख होता है। दुख तो होना भी चाहिए। हाँ भाई, कोशिश तो करें। बिस्मिल्लाह। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो ये जो के है ना, सबसे पहले ये डिसाइड करना जरूरी होता है कि के की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो बहुत जबरदस्त बात कही कि BC और CA। BC और CA, वही अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब अभी आप नींद में हैं या आप रोजे लग रहा है आपको, क्योंकि मैं जितनी जान मार के समझा रहा हूँ मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जान लग नहीं सकती। पूरी एनर्जी के साथ जान मार के डिलीवरी हो रही है, और हर बात को 2-2 3-3 4-4 दफा रिपीट किया जा रहा है। इसका तरीका ये है कि एलएमएस जब लेक्चर अपलोड होगा तो उसको दोबारा सुन लीजिए। एक दफा नहीं, 2 दफा सुन लीजिएगा, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। सही है। तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन के साथ लेक्चर को दोबारा सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि मैंने अपनी पूरी जान मार के हर बात को क्लियरली डिलीवर किया है, और वो भी एक दफा नहीं, कई कई दफा रिपीट किया है, और बाकी सब बच्चे भी इस बात के गवाह हैं। लिहाजा अगर किसी स्पेसिफिक बच्चे को कोई बात समझ नहीं आ रही, इसका मतलब या तो वो नींद में है या उसको रोजा लग रहा है। वल्लाहु आलम। इसका तरीका यह है कि आप जो है सुकून से ठंडी सांस लें, जितना सुन सकते हैं सुनते रहें, और फिर घर जाके, घर घर पे ही मौजूद हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। बताने का मकसद, दोबारा से फ्री वक्त के अंदर लेक्चर को जरूर सुने, इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। तो BC K टाइम्स CA है, राइट। वेक्टर BC जो है वेक्टर K टाइम्स CA है, और के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? के की वैल्यू फाइंड करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज,
जी, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये देखें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आपने कहा बीसी वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन नोट करें और सीए वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन नोट करें। तो बीसी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, सीए का नीचे की तरफ। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड कर लेना है कि क्योंकि दोनों वेक्टर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं ये कोलिनियर हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन ऑपोजिट है, लिहाजा के की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो पहली जजमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर डिसाइड ये करना है कि सर ने ये बताया था कि मैं हमेशा के को एज अ फ्रैक्शन लूंगा। उस फ्रैक्शन का एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। जितने बीसी के हिस्से होंगे वो के का न्यूमरेटर बनेंगे, और जितने सीए के हिस्से होंगे वो के का डिनोमिनेटर बनेगा। ये दूसरी बात मैंने बताई। एक बात मैंने पॉजिटिव नेगेटिव के हवाले से बताई थी, और एक बात मैंने के को एज अ फ्रैक्शन लेने के हवाले से बताई। ये एक्टिविटी जो मैं करवा रहा हूँ ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर आपको एक कनेक्शन देता है और उसकी बेसिस पर आपको बाकी कनेक्शंस ढूंढते हुए आपको वेक्टर ढूंढना होता है। तो ये चीज प्रैक्टिकली जब सवालात में करेंगे तो आपको नजर भी आएगी कि ये काम जो सर ने करवाया था, जो एक्टिविटी, वो फजूल नहीं थी, यकीनन उसका कोई मकसद था। तो एक तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि के का न्यूमरेटर बीसी वाले वेक्टर के हिस्से हैं और डिनोमिनेटर सीए वाले हिस्से के। तो पीसी के कितने हिस्से हैं? आपने कहा बीसी के 2 हिस्से हैं, तो के का न्यूमरेटर बन गया 2। सीए के कितने हिस्से? भाई सीए के 3 हिस्से, डिनोमिनेटर बन गया 3। और क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है लिहाजा लग गया माइनस। लिहाजा के की जो आपकी वैल्यू आएगी दैट इज -2/3। के का जब आप आंसर देंगे, के का आंसर जो आप देंगे दैट इज गोइंग टू बी -2/3। इसका मतलब वेक्टर बी सी इज -2/3 टाइम्स वेक्टर सी। 2/3 क्यों? क्योंकि बी सी के 2 हिस्से, सी ए के 3 हिस्से। माइनस क्यों? क्योंकि बी सी और सी ए के डायरेक्शन ऑपोजिट। आई होप ये बात जो है अब मजीद क्लैरिफाई हो गई होगी। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? मैनी पॉइंट्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन होते हैं, ये भी बता दिया था। कि पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात भी समझा दी। और अब ये जो मैंने आपको एक्टिविटी करवाई कि एक जो आपको दे देगा कनेक्शन, उसकी बेसिस पर आप बाकी भी कनेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 कोलिनियर वेक्टर्स हैं, उनमें से किसी भी 2 को उठा के कनेक्शन बनाने को कह दिया जाए, आप बनाने की पोजिशन में हैं जनाब। एक्नॉलेजमेंट दे दें क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई। सही है, आगे बढ़ते हैं। कॉलम वेक्टर की तरफ आ जाते हैं। कॉलम वेक्टर्स क्या होते हैं आइए पढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना समझना, ताकि बात समझ आ जाए। थोड़ी देर के लिए क्लियर करते हैं ताकि जो आसानी से नजर आने वाली चीज़ें पहले उसको देख लेते हैं। तो अब समझ लें कि कॉलम वेक्टर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि वेक्टर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ये बात हमने मेंशन की है। सही है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब कॉलम वेक्टर होता है, समझ लें मेट्रिसेस अगर आपने पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा तो भी फर्क नहीं पड़ता। मेट्रिसेस में आप पढ़ते थे कि अगर मैट्रिक्स है तो उसका एक ऑर्डर होता है 2/1। का मतलब होगा कि 2 रोज हैं और एक कॉलम है। तो ये एक जो कॉलम वेक्टर है ये भी 2/1 मैट्रिक्स। 2/1 मैट्रिक्स है, इसकी 2 रोज हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रोज कहते हैं। हॉरिजॉन्टली जितनी लाइनें बन सकती हैं वो रोज हैं, वर्टिकली जितनी लाइन बन सकती है वो कॉलम है। दो रोज हैं और एक कॉलम। मैथमेटिकली वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि रोज हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को कहते हैं और कॉलम्स वर्टिकल अरेंजमेंट को कहते हैं। तो खैर ये एक 2/1 मैट्रिक्स है, लेकिन ये बात अगर नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैट्रिक्स जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बता। तो वेक्टर ए बी जो है, अब तक हम जब वेक्टर ए बी होता था ना तो हम कहते थे ये वेक्टर ए बी जो है वेक्टर ए 2a के बराबर है या 3c के बराबर। इस तरह भी सवाल आते हैं, वेक्टर ए बी गिवन दैट वेक्टर ए इज 2, वेक्टर ए बी इज 2a, गिवन दैट वेक्टर ए बी इज 2 टाइम्स वेक्टर ए। इस तरह करके भी वो करता है। तो फिर हम उस तरह के सवाल को भी डील करते हैं। कभी कभार वो कहता है कि ए बी जो है वो एक्स वाई है। अब ये जो है ना कि ए बी एक्स वाई है, इसका मतलब क्या है ये समझ लें। ए बी इक्वल्स एक्स वाई का मतलब ये है कि ए से लेकर बी तक जाने, ए से लेकर बी तक अगर मैं जाता हूँ, ए बी का मतलब क्या है? ए बी का मतलब है ए टिल बी। ए बी का मतलब है ए टिल बी, ए से लेकर बी तक। सही है, ए बी का मतलब है ए से लेकर बी तक, ए से बी तक।
इसका मतलब ए बी का जो कॉलम वेक्टर होगा वो ये बताएगा कि ए से बी तक जाने में कितने हॉरिजॉन्टल मूव्स हैं और कितने वर्टिकल। मिसाल है, अगर ए जो है उसके कोऑर्डिनेट से 1,5 और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट से मिसाल है 5,8, तब ए से बी तक जाने में मैं क्या कर रहा हूँ, 4 कदम राइट जा रहा हूँ क्योंकि 1 से 5 जा रहा हूँ तो 4 राइट, और फिर मैं 5 से 8 तक जा रहा हूँ तो मैं 3 अप जा रहा हूँ, 4 राइट एंड 3 अप। इसका मतलब कॉलम वेक्टर हो जाएगा 4 3। ऊपर वाला एलिमेंट राइट लेफ्ट को इंडिकेट करता है। राइट है तो पॉजिटिव में लिखा जाएगा, लेफ्ट है तो माइनस में लिखा जाएगा। नीचे वाला अप डाउन को इंडिकेट करता है। वर्टिकल मूव्स, ये हॉरिजॉन्टल मूव्स हैं, ये वर्टिकल मूव्स हैं। हॉरिजॉन्टल मूव्स अगर राइट की तरफ है तो प्लस, हॉरिजॉन्टल मूव अगर लेफ्ट की तरफ है तो माइनस। वर्टिकल मूव अगर अप है तो प्लस, वर्टिकल मूव अगर डाउन है तो माइनस। यही बात यहां लिखी हुई कि x इक्वल्स नंबर ऑफ मूव्स इन x डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल मूव्स। अगर ये पॉजिटिव है लिहाजा पॉजिटिव एक्स है मतलब मूव राइटवर्ड्स, पॉजिटिव एक्स है मतलब मूव राइटवर्ड्स, नेगेटिव एक्स है मतलब मूव लेफ्टवर्ड्स। और अगर y की बात करें तो y नंबर ऑफ मूव्स इन y डायरेक्शन है, मतलब वर्टिकल मूव्स है। ये हॉरिजॉन्टल मूव्स है, ये वर्टिकल मूव्स है। हॉरिजॉन्टल मूव्स अगर राइट है तो प्लस, अगर लेफ्ट है तो माइनस। इसी तरह जो y है की वैल्यू है नीचे वाली, वो वर्टिकल मूव्स को इंडिकेट करती है। अगर पॉजिटिव y है इसका मतलब मूव अपवर्ड्स, या इस तरह सोच लेंगे अगर मूविंग अपवर्ड्स है तो y पॉजिटिव होगा। कॉलम वेक्टर अगर गिवन है और पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ऊपर जाना है, और अगर कॉलम वेक्टर निकालना है तो अगर ऊपर जाना है तो इसका मतलब y पॉजिटिव में लिखा जाएगा। दोनों तरफ से ये वैलिड है। पॉजिटिव y है मतलब ऊपर मूव करना है, और अगर ऊपर मूव कर रहे हैं इसका मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे। इसी तरह अगर डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव y होगा, या अगर नेगेटिव y तो डाउनवर्ड मूव करने की जरूरत है। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है कॉलम वेक्टर में वो हॉरिजॉन्टल मूव्स को इंडिकेट कर रही है। इफ इट्स पॉजिटिव देन मूव राइट, इफ इट्स नेगेटिव देन मूव लेफ्ट। जो नीचे वाली वैल्यू है वो वर्टिकल मूव्स को इंडिकेट कर रही है। पॉजिटिव है तो मूव अप, नेगेटिव है तो मूव डाउन। आसान भाषा में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ध्यान में रखें ना। आपको पता है पॉजिटिव एक्स राइट पे होता है, नेगेटिव एक्स लेफ्ट पे होता है। पॉजिटिव वाई अपवर्ड्स होता है, नेगेटिव वाई डाउनवर्ड्स होता है। ओरिजिन जो है बीच में होता है। ओरिजिन के राइट पे पॉजिटिव एक्स है, लेफ्ट पे नेगेटिव एक्स है। अपवर्ड जो है पॉजिटिव वाई है, डाउनवर्ड नेगेटिव वाई, ऐसा ही है ना। यहाँ से हमें पता है राइट इज पॉजिटिव, लेफ्ट इज नेगेटिव, अप इज पॉजिटिव, डाउन इज नेगेटिव। कोई बात यहाँ पर लागू है, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, अप पॉजिटिव डाउन नेगेटिव। वेरी सिंपल रूल। अच्छा, अब अगर एक वेक्टर ए बी है तो उसका मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है दो लाइनों के दरमियान वेक्टर लिखा जाता है। तो अगर वेक्टर ए बी है और वही वेक्टर दो लाइनों के दरमियान लिखा जाता है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर ए बी। तो अगर वेक्टर ए बी एक्स वाई है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी जो है वो ढूंढने के लिए आपका क्या करेंगे, रूट के अंदर एक्स का भी स्क्वायर लेंगे और वाई का भी। ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला निकला कैसे भाई? ये पाइथागोरस थ्योरम से निकला है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकला है? पाइथागोरस थ्योरम का ये जो उसूल है ना, उसी से डिस्टेंस फॉर्मूला भी बना है, ये भी बताऊं मैं आपको। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भी आपके सामने एक वेक्टर दिया हुआ हो, उसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, तो आप समझ जाएंगे कि आपको एक्स का भी स्क्वायर करना है और वाई का भी, और दोनों को ऐड करना है और रूट लेना है। ये फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड है। इफ द वेक्टर ए बी इज एक्स वाई, मैंने कहा था ना मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताऊंगा, मैग्नीट्यूड का सिंबल पहले ही बता दिया था। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताऊंगा, वो कॉलम वेक्टर में पोजीशन वेक्टर में लागू होता है। पोजीशन वेक्टर इसके बाद की चीज है। तो इस वक्त कॉलम वेक्टर की हम बात कर रहे थे, तो कॉलम वेक्टर अगर एक्स वाई है, द कॉलम वेक्टर इज एक्स वाई, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव भी है एक्स, तो स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। वाई भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ऐड करने के बाद अल्टीमेट पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर निकालेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये बात जरूरी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो कैलकुलेशन वैसे ही नहीं हो सकती, मैथ एरर आ जाएगा। रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, मैथ एरर, मैथ एरर आ जाएगा। कैरोटा भी बोलेगा नो नॉट पॉसिबल। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। खैर वो अलग ट्रैक पे निकल जाएगी, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होंगे और प्लस होने की वजह से अल्टीमेट पॉजिटिव रिजल्ट आएगा।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर ए बी 2 4 है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 16 रूट ऑफ 20। अगर पेपर 1 का सवाल है और उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला हुआ किस फॉर्म में देना है तो यही आंसर होगा। बट अगर पेपर 2 का सवाल है तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, बल्कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इसका आंसर दूंगा। अभी ये शायद वर्किंग में ये चीज आ जाएगी। अच्छा, अब ए बी जो है वो 2 4 है, इसका मतलब क्या है कि मिसाल ग्रिड ना होती, ए खाली मार्क होता, खाली ग्रिड पे ए बना हुआ होता और आपको दिया होता 2 4, आपको बी तक पहुंचना है, तो आप समझ जाएंगे कि ए के कोऑर्डिनेट्स मिसाल है 1 3 है और आपको ए बी वेक्टर दिया हुआ 2 4, तो इससे आपको बी के कोऑर्डिनेट्स का भी पता चल जाएगा। पता है कैसे पता चलेगा? आप बोलेंगे अच्छा A 1 3 है और ए से बी तक जाने के लिए 2 4 करना है, तो 2 का मतलब क्या है? 2 राइट। 4 का मतलब क्या है? 4 अप। तो आप 2 राइट जाएंगे और 4 अप जाएंगे तो बी पे पहुंच जाएंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स पे बोलता है 2। आप बोलेंगे अच्छा ए से 2 राइट गया तो 1 से 2 राइट का मतलब 3 पे पहुंच गया, और ए से बी तक पहुंचने के लिए 2 राइट के बाद 4 अप जाना है, इसका मतलब 3 से 7 पे पहुंच गए। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x3 और y7। बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 7। तो पता चला अगर हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स हों और साथ साथ ए के कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ हमारे पास ए बी वेक्टर हो, अगर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और ए बी वेक्टर हमारे साथ है तो हम बी के कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढ सकते हैं। क्योंकि ये राइट लेफ्ट मूवमेंट हुई है तो ए से 2 राइट है तो एक्स में 2 ऐड कर दें +2, और 4 अप हुआ है तो 3 में जो है +4 कर दें, 7 तक पहुंच जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 7, बी के हो जाएंगे 3 7। सही है? या तो ये हो सकता है कि आपके सामने ए हो और ए भी वेक्टर हो, आपको बी तक पहुंचना हो, या ये भी हो सकता है कि आपको ए भी पता हो और बी भी पता हो। ए अगर 1 है और बी आपका मिसाल है 5 पे है, और यहाँ आपका जो है वो 2 है और ये आपका 6 पर है, तो आप देखेंगे ए से बी जाने के लिए कितना राइट लिया आपने, तो आपने कहा 1 से 5 गए तो 4 राइट। तो बल्कि मैंने गलत कर दिया, 1 से 3 तक और 2 से 6 तक। आपने कहा ए से बी जाने के लिए 2 राइट लिया मैंने और 4 अप लिया, तो 2 राइट है इसका मतलब ऊपर वाला नंबर 2 हो जाएगा, और 4 अप है इसका मतलब नीचे वाला 4 हो जाएगा। अप है इसलिए पॉजिटिव, और क्योंकि राइट है इसलिए पॉजिटिव। राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव। कई बातें यहाँ पर मैंने रिपीट कर दी। ये बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये 2 by 1 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स रो बाय कॉलम होती हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी लंबी तफसील की ज़रूरत नहीं। सही है? ये नहीं भी लिखा हुआ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है? अच्छा, अब क्या हुआ भाई? ए बी का मैग्नो निकालना मैंने यहाँ पर बताया है कि रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है विच इज रूट ऑफ 20। अगर ये पेपर 1 का सवाल है तो आप आंसर देंगे 2√5। P1 का अगर सवाल है 2√5 दे देंगे, और अगर पेपर 2 का सवाल है तो फिर आपने 2√5 आपका एक्सेप्ट नहीं होगा बल्कि मार्क्स कट जाएंगे। और जब नॉन एग्जैक्ट आंसर आप देते हैं तो आप 3SF में देते हैं। तो P1 में अगर तो उसने कोई फॉर्म स्पेसिफाई नहीं की तो रूट 20 भी चल सकता है और 2√5 भी चल सकता है। P1 में उसने अगर कोई फॉर्म स्पेसिफाई कर दी है कि भाई रूट A फॉर्म में दें तो रूट 20 देंगे, कहेगा रूट B फॉर्म में दें तो आप 2√5 आंसर देंगे। तो रूट 20 भी चल सकता है, 2√5 भी चल सकता है। लेकिन अगर पेपर 2 है तो आप दोनों फॉर्म में नहीं देंगे। अगर वो कहेगा पेपर 2 में एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर दें, याद रखें वर्ड एग्जैक्ट ये बताता है कि आपने राउंड ऑफ नहीं करना, डेसिमल में नहीं देना। कभी अगर ये वर्ड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का वर्ड लिखा हुआ हो, एग्जामिनर आपसे कहे एग्जैक्ट देना है, तो एग्जैक्ट का मतलब आप समझ जाइएगा कि एग्जैक्ट का मतलब होगा जी। बिल्कुल, मैं भी थोड़ी देर में खत्म करूंगा। मैं 6 वाली नमाज पढ़ूंगा, 6:05 पर है, इसीलिए मैं क्लास को भी एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ा, ताकि हम एक्सप्लेनेशन मैक्सिमम पॉसिबल कर लें। बट अगर किसी के मोहल्ले में नमाज 5:45 है और मजीद एक्सटेंड नहीं होती, वो जमात पढ़ने जाना चाह रहा है, वो चला जाए। रिकॉर्डिंग लेकिन अलबत्ता 15-20 मिनट की जरूर देख लें। अच्छा, एग्जैक्ट जो है वो, एग्जैक्ट का वर्ड जब लिखा होगा तो इसका मतलब यू विल नॉट राउंड ऑफ, मतलब यू विल नॉट कन्वर्ट इन, डोंट कन्वर्ट इन डेसिमल। एग्जैक्ट का वर्ड लिखा होगा तो नो डेसिमल्स, डेसिमल में नहीं करना है पक्का। एग्जैक्ट का वर्ड लिखा होगा तो फिर आपने डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, नो डेसिमल्स। सही है जनाब? अच्छा जी, ये बात भी हो गई। अच्छा, फिर मैंने ये भी बताया कि अगर A B 2 4 है तो अगर कोई मुझे कहता है BA,
तो ये बात हमें पता है कि ए बी और बी ए जो है नेगेटिव वेक्टर्स है, ये बात हमें पहले से पता है कि बी ए एंड ए बी आर नेगेटिव वेक्टर्स। ये बात ऊपर से हम तय करके आए। नेगेटिव वेक्टर्स का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन ऑपोजिट, इसीलिए ए बी अगर 2 4 है तो बी हो जाएगा -2 -4। या मिसाल है, अगर ए बी वैक्टर जो है मेरा -2 4 होता, ए बी वैक्टर होता -2 4, तो बी ए वैक्टर हो जाता 2 - 4। जो माइनस होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो पॉजिटिव होता है वो माइनस हो जाता है, साइन सारी चेंज हो जाती है। ये नेगेटिव वेक्टर्स की निशानी है, बट यहाँ पर क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ मैंने बता दिया कि अगर A 2 3 है और ये B 4 7 है, तो A से B तक जाने के लिए 2 राइट गए, 4 अप गए, लिहाजा वेक्टर हो गया ए बी हो गया 2 4। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के भी बता दिया, P1 में एग्जैक्ट और P2 में डेसिमल की बात भी बता दी। P2 में अगर एग्जैक्ट का वर्ड लिखा हो तो भी डेसिमल में नहीं देंगे, तो फिर 2√5 या √20 ही देंगे। पॉइंट्स हो, वेक्टर निकालना हो, ये भी बता दिया कि कितने राइट और कितने अप या कितने लेफ्ट और कितने डाउन मूव्स हैं, ये देखकर लिख लें। राइट लेफ्ट, राइट है तो पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट है तो नेगेटिव एक्स, अप है तो पॉजिटिव वाई, डाउन है तो नेगेटिव वाई। और अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट है और वेक्टर है तो आप दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। मुख्तलिफ बातें मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दी। बात बताएं, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से एक्नॉलेजमेंट दें ताकि लास्ट एस्पेक्ट को भी कवर कर ही दिया जाए, ताकि एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो जाए। अच्छा जी, आ जाते हैं पोजीशन वेक्टर की तरफ। पोजीशन वेक्टर एक आखिरी चीज है जो हमें आज पढ़नी है, ताकि वेक्टर की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो जाए, जिसके बाद वेक्टर्स के सवाल आप करने को हो जाएंगे। यूनिट 13 के लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे पास पेपर्स के। तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपने यूनिट 13 के पास पेपर्स करने, और करके आपने जो मैं नेक्स्ट क्लास लेने वाला हूँ संडे को, उससे पहले आपने करके लाने, ताकि कोई मसले मसाइल हो तो संडे को डिस्कस करके वेक्टर्स को साइड पे कर दिया जाए। अच्छा, पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं? याद रखें, पोजीशन वेक्टर्स भी कॉलम वेक्टर्स ही होते हैं, बट पोजीशन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि वो पॉइंट्स जो वो वेक्टर्स जो ओरिजिन से बनते हैं उसको पोजीशन वेक्टर्स हम कहते हैं। वैसे इसकी जनरल डेफिनेशन कहती है कि पोजीशन वेक्टर इज द पोजीशन ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अगर किसी एक पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर होगी तो उसको पोजीशन वेक्टर कहा जाएगा, बट हम जो पोजीशन वेक्टर्स देख रहे होते हैं वो है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अब मैं आपको कुछ बात यहाँ पर लिख रहा हूँ। एवरी पॉइंट एक्स कॉमा वाई हैज अ सर्टेन पोजीशन रिलेटिव टू द ओरिजिन ओ। जब भी पोजीशन वेक्टर का जहन वर्ड आएगा ना, पोजीशन वेक्टर, आप समझ जाएंगे किसी भी पॉइंट की पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब मिसाल से एक ए के कोऑर्डिनेट से 2 3। अब मैं बोलूं भाई ए क्या है, आप बोलेंगे ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 3। अब अगर इस ए पॉइंट को मैं ओ से ज्वाइन कर लूं, तो ये ओ ए इज अ लाइन, इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो ओ ए इज अ वेक्टर, ए वाज अ पॉइंट, ओ ए इज अ वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर जो है ये वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया जाए तो जो लाइन बनती है उस लाइन का एक डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लिहाजा उस लाइन को वेक्टर कहा जाता है और ये पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। जब मैं ओ को ए से ज्वाइन करूंगा तो पोजीशन वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो इसका वेक्टर क्या होगा भाई? वेक्टर होगा 2 3। अच्छा, कमाल की बात, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसी से वेक्टर बन जाता है। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो ऊपर आ जाता है और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो नीचे आ जाता है। तो याद रखिए, कोऑर्डिनेट से वेक्टर, कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर से कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, पॉइंट P 2 3 है, तो ओपी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2 3। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है कि ओ से पी तक जाने के लिए आपने 2 राइट लिया है और 3 अप। कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बताते हैं? 2 3 अगर है, मुझे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि ये पॉइंट पी ओरिजिन से कितना राइट है और कितना अप है, मतलब कितना राइट लेफ्ट है और कितना अप डाउन है। तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब राइट कितना है, और वाई भी पॉजिटिव है इसका मतलब अप कितना है। तो पी, इसका मतलब अगर पी के कोऑर्डिनेट्स 2 3 है, इसका मतलब 2 राइट है और 3 अप है। ये भी कॉलम वेक्टर ही जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, बस क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ऊपर हमने एक जनरली वेक्टर ले लिया था ए बी, अब पोजिशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2 3 है तो उसका पोजिशन वेक्टर हो जाएगा 2 3। अगर ए के कोऑर्डिनेट्स 1 2 है तो पोजिशन वेक्टर हो जाएगा 1 2। पोजिशन वेक्टर में ओ आता है क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होता है, ओ से होता है। तो पी 2 3 है तो ओपी हो जाएगा 2 3। और अपॉन नहीं है, याद रखें अपॉन नहीं है। अच्छा, A 1 2 है, तो अगर कोई अर्जेंट कमिटमेंट है तो आप बेशक जा सकते हैं, वरना 10 10 मिनट में और एक्सटेंड करूंगा, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो पी अगर 2 3 है
10 मिनट रुक सकते हैं तो रुक जाए, वरना फिर डेफिनेटली रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं कहूंगा 10 मिनट अगर रुक सकते हैं 10 मिनट रुक जाए। अच्छा 2,3 है तो ओपी जो है 2,3, 1,2 है तो ओ ए हो जाएगा 1,2, 4,3 है तो ओबी हो जाएगा 4,3। अच्छा अब अगर आपको ओपी पोजीशन वेक्टर पता होता तो आप कोऑर्डिनेट्स लिख लेते। 2,3 था तो 2,3, 1,2 था तो 1,2, 4,3 था तो 4,3। पता चला कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर आ सकता है और पोजीशन वेक्टर से कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरह ध्यान में होनी चाहिए। अभी पढ़ लेते हैं। एवरी पॉइंट एक्स कॉमा वाई हैज अ सर्टेन पोजीशन रिलेटिव टू द ओरिजिन। इफ वी ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ओ टू द पॉइंट पी, अगर हम पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक लाइन बनाएं, if we draw a line from O to the point P, the line OP will be a directed line segment and the vector OP will be the position vector of point P relative to the origin। बोले हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं और उसकी सर्टेन पोजीशन होती है रिलेटिव टू द ओरिजिन। हर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं, इसी हिसाब से होते हैं ना, वो कितना राइट कितना लेफ्ट है। भाई अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स -2 -3 है, इसका क्या मतलब होगा कि वो 2 लेफ्ट है और 3 डाउन है, तभी -2 -3 है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स -2 -3 क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि पी इज टुवर्ड्स इज पी इज 2 यूनिट्स लेफ्टवर्ड्स फ्रॉम ओ एंड 3 यूनिट्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम ओ। तो कोऑर्डिनेट्स ही हमें उसकी लोकेशन, जो उसकी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, वो कितना राइट लेफ्ट है या कितना अप डाउन है, मतलब कितना राइट लेफ्ट है एंड कितना अप डाउन है। राइट लेफ्ट में से या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा, अप डाउन में से या अप होगा या डाउन होगा। So every point has certain position relative to the origin O. If we draw a line from O to the point P, the line OP will be a directed line segment and the vector OB will be called the position vector of point P relative to the origin O. अच्छा ओपी अगर एक्स वाई है तो ओपी का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये क्योंकि ओपी कॉलम वेक्टर है, सारे कॉलम वेक्टर वाली सिफात इसमें एग्जिस्ट करेंगी। अच्छा अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ और फिर एक बात यहाँ से भी बताना चाहता हूँ। एक बात जो मैं और बताना चाह रहा था वो भी मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। वो ये कि आपको अगर पोजीशन वेक्टर दिया हो तो आप वेक्टर कॉलम वेक्टर हो या पोजीशन वेक्टर हो, आप ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। मिसाल मैं यहाँ कॉलम वेक्टर पे वापस आ रहा हूँ। अगर आपको कोई कहता है ग्रेडियंट ऑफ ए बी बताओ, तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। क्यों भाई? क्योंकि ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। अब मिसाल है ए बी वेक्टर हम ले रहे थे 2 2 4 था, ए बी वेक्टर है 2 4। तो याद रखें ग्रेडियंट फौरन आ सकता है इससे। अच्छा ग्रेडियंट से एग्जैक्ट कॉलम वेक्टर नहीं आ सकता क्योंकि ग्रेडियंट बाजों का सिंप्लीफाई भी हो जाता है। क्योंकि अब मैं आपको बताऊं मिसाल 2 4 है ना, तो ग्रेडियंट हो जाएगा वाई अपॉन एक्स होता है, तो ग्रेडियंट हो जाएगा 4/2 विच इज 2। अब आपके पास ग्रेडियंट 2 है तो अगर आप इसकी बेसिस पर कॉलम वेक्टर देने की कोशिश करते हैं तो अक्सर बच्चे ये कहेंगे कि 2 का मतलब 2/1 है और वेक्टर अगर मैं दूंगा तो 1 2 दूंगा। अब एक्चुअल वेक्टर 2 4 था लेकिन आप 1 2 दे रहे हैं क्योंकि ग्रेडियंट में सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। तो ग्रेडियंट से वेक्टर निकालने के लिए हो सकता है बाजों का सही भी निकल जाए लेकिन अक्सर सिंप्लीफाई होने की वजह से सही नहीं निकलता। लिहाजा वेक्टर से ग्रेडियंट वाली एक्टिविटी आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। मैं एक और मिसाल दूं। सी डी की मिसाल ले लेता हूँ। सी डी है -3 2। तो ग्रेडियंट ऑफ सी डी क्या होगा? 2/-3। अच्छा नेगेटिव की क्वालिटी होती है कि वो नीचे हो या ऊपर हो, बीच में आता है। तो 2/-3 होना चाहिए, 2/-3 होना चाहिए। बट नेगेटिव हम बीच में ही ले रहे होते हैं तो इट्स -2/3। तो पता चला कि अगर हमारे पास कभी कॉलम वेक्टर है तो उससे ग्रेडियंट निकाला जा सकता है। तो कभी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ आता है ना, मैंने कहा आपको, तो ये चीज लग रही होती है। 2 4 जो है ये 4/2 हो जाएगा क्योंकि ग्रेडियंट होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई नीचे लिखा हुआ है और चेंज इन एक्स ऊपर लिखा हुआ है। तो चेंज इन वाई इज 4 एंड चेंज इन एक्स इज 2। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इट इज 4/2। इसी तरह -3 2 अगर है तो चेंज इन वाई इज 2 एंड चेंज इन एक्स इज -3, 2/-3 विच इज -2/3। नेगेटिव सिर्फ ऊपर लिखना या सिर्फ नीचे लिखना कर सकते हैं, मसला नहीं है। बट नॉर्मल और ज्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि माइनस को बीच में लिया जाए, माइनस ऊपर लिया जाए, नीचे लिया जाए, बीच में लिया जाए, एक बात होती है। सही है। तो कॉलम वेक्टर से कैसे ग्रेड निकालना ये बात भी हमने समझ ली। अच्छा अब एक लास्ट बात जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा था वो भी सुन लें।
अगर पोजीशन वेक्टर से एक और कॉन्सेप्ट निकला, नेगेटिव वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट निकला। वो क्या, कि जब आपको डायग्राम ना बना हुआ हो और आपसे ए बी पूछा जाए, तो आप ए बी निकालने के लिए डायरेक्ट कह सकते हैं ओ बी माइनस ओ, ए बी इक्वल्स ओ बी माइनस ओ, सी डी इक्वल्स ओ डी माइनस ओ सी, एक्स वाई इक्वल्स ओ वाई माइनस ओ एक्स। ये डायरेक्ट आपको पता चल सकता है। अच्छा, ये कैसे निकला, इसका पूरा प्रोसेस है। अगर मैं कहता हूं ए से बी जाना है बट ओ के थ्रू जाना है, ओ से होते हुए जाना है, तो आप ए से बी जाने के लिए क्या रास्ता अडॉप्ट करेंगे? आप ए से पहले ओ जाएंगे और ओ से फिर बी जाएंगे। तो ए बी के लिए आप रास्ता अडॉप्ट करेंगे अगर ए से बी जाना है थ्रू ओ। भाई कोई आपको कहता है घर से स्कूल आना है, लेकिन तुम्हें घर से स्कूल आते आते आपकी खाला बोल रही है कि पहले मुझसे कुछ लेते जाना, तो आप खाला के घर से होते हुए स्कूल जाएंगे। तो ए से बी जाना है लेकिन ओ से होते हुए जाना है, तो ए से पहले ओ जाएंगे फिर ओ से बी जाएंगे। यही मैंने सारा रास्ता यहाँ समझाया है कि ए से बी जाने के लिए आप पहले ए से ओ गए और फिर ओ से बी गए। अच्छा, अब ए बी इज ए ओ प्लस ओ बी। अब आपको ये पता है कि ए ओ और माइनस ओ एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। ए ओ इज माइनस ऑफ ओ ए, नेगेटिव वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो ए ओ क्योंकि माइनस ऑफ ओ ए होता है, लिहाजा क्या मैं इस ए ओ की जगह माइनस ओ ए फिट कर सकता हूँ? आप कहेंगे क्योंकि सर ए ओ और माइनस ओ ए बराबर हैं, लिहाजा आप ए ओ लिखें या माइनस ओ ए लिखें एक ही बात है। तो नेगेटिव वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू ए ओ की जगह मैंने माइनस ओ ए लिख दिया। तो ये ए बी जो ए ओ प्लस ओ बी था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के मुताबिक ये ए ओ प्लस ओ बी था। ये ए ओ की जगह मैंने जैसे ही माइनस ओ ए लिखा तो ये ए बी बन गया माइनस ओ ए प्लस ओ बी। और सीक्वेंस में हमेशा हम पहले प्लस वाली चीज लिखते हैं, माइनस वाली बाद में लिखते हैं, ज्यादा बेहतर होता है। हम माइनस टू प्लस थ्री से ज्यादा प्रेफरेंस थ्री माइनस टू को देते हैं ना, बात तो एक ही होती है। तो मैंने माइनस ओ ए प्लस ओ बी के बजाय ओ बी माइनस ओ ए लिख दी। तो यहाँ से एक फैक्ट डराइव हो गया कि ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए। यहाँ से एक फैक्ट सिर्फ यही डराइव नहीं हुआ बल्कि बाकी सब भी पता चल गए। अच्छा, कुछ बच्चे ओ ए माइनस ओ बी कहते थे गलती से, माइनस वाली चीज ध्यान में रह जाती है, लेकिन ये नहीं ध्यान में रहता कि सेकंड में से पहला माइनस करना। तो ए बी इज नॉट ओ ए माइनस ओ बी, ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए। ए बी जो है ओ ए माइनस ओ बी नहीं है बल्कि ओ बी माइनस ओ है, मतलब एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। ए से बी मतलब ए से स्टार्ट और बी पे एंड है। तो एंडिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले है और स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में। तो इट्स ओ बी माइनस ओ है, ये भी ध्यान में रखें। सी डी है तो एंडिंग डी है, तो ओ डी माइनस ओ सी। एक्स वाई है तो एंडिंग वाई है, लिहाजा ओ वाई माइनस ओ एक्स। ए बी इज माइनस ओ ए प्लस ओ बी, ए बी इज ओ बी माइनस ओ, ये बदल गया। सी डी इज ओ डी माइनस ओ सी, एक्स वाई इज ओ वाई माइनस ओ एक्स। यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है देखें, ए बी अगर थ्री वन है, अच्छा ये कैसे, वन टू से फोर थ्री जा रहे हैं, तो ए बी कितना है भाई? डायरेक्ट भी आ सकता था कि ए से बी जाने के लिए थ्री वन कैसे है, ए से बी तक एक्स के मूव्स देखें प्लस थ्री और वाई के मूव देखें प्लस वन। इसका मतलब ए बी वेक्टर डायरेक्ट आ सकता है थ्री वन, क्योंकि थ्री राइट और वन वन अप है। थ्री राइट और वन अप है, लिहाजा थ्री वन हो गया। लेकिन मैंने कहा अगर मिसाल है कोई इनडायरेक्ट रूट से जाता है, उसके बाद डायग्राम नहीं है, उसके पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स है, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट से ए बी डायरेक्ट भी आ सकता है, बट अगर मैं ये वाला रूट फॉलो करना चाहूँ तो कैसे होगा? तो मैंने आपको बताया था कि ए पॉइंट से एक ए का पोजिशन वेक्टर आ जाएगा। तो वन कॉमा टू है तो पोजिशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा ओ ए विच इज वन टू, और बी कोऑर्डिनेट से बी का पोजिशन वेक्टर आ जाएगा विच इज फोर थ्री। अब ये रिलेशनशिप सही है भी या नहीं ये देखना चाहता हूँ ना। ए से बी डायरेक्ट तो निकाल लिया, लेकिन अगर मैं ए से ओ ए निकाल लेता हूँ वन टू, और बी से ओ बी निकाल लेता हूँ फोर थ्री। ए से निकल गया ओ ए, बी से निकल गया ओ बी, और यहां आया था कि ए बी निकालने के लिए ओ बी माइनस ओ ए करो, जरा चेक करते हैं। तो ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए, जरा ओ बी में से ओ ए माइनस करें, तो ओ बी है फोर थ्री और ओ ए है वन टू, माइनस करें तो फोर माइनस वन इज थ्री एंड थ्री माइनस टू इज वन। जबरदस्त। डायरेक्ट ए बी का आंसर जो आ रहा था वो भी थ्री वन आ रहा था, और ओ बी माइनस ओ ए करके आंसर निकाला वो भी थ्री वन आया। तो यहां से ये बात फैक्ट हो गई कि ए बी ओ बी माइनस ओ ए के बराबर है, और हमने इसको चेक भी कर लिया, प्रूव भी कर लिया। ए ओ माइनस ओ ए के बराबर है, ये बात भी तय हो गई। और अगर ओ ए जो है वो वन टू है तो ए ओ जो है, सॉरी, ओ ए जो है अगर वन टू है तो ए ओ जो है वो माइनस ऑफ वन टू होगा, लिहाजा ए ओ हो जाएगा माइनस वन माइनस टू। ये बात हमने पहले भी तय की थी कि अगर ए बी है और बी ए है तो वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है, लिहाजा ए बी अगर फोर थ्री है तो बी ए माइनस फोर माइनस थ्री हो जाएगा। लिहाजा ए ओ जो है वो माइनस ओ ए के बराबर है, लिहाजा ओ ए अगर वन टू है तो ए ओ जो है वो माइनस वन माइनस टू होगा। एक्स की साइन भी चेंज होगी और वाई की भी साइन चेंज हो जाएगी। फिर मैंने ये भी लिखा कि अगर मिसाल है ओ डी थ्री माइनस टू है, थ्री माइनस टू है,
तो डीओ जो है -3 2 हो जाएगा। एक्स की साइन +3 थी, साइन चेंज होकर माइनस हो गई, ये -2 था, साइन चेंज होकर +2 हो गया। एक्स की भी साइन चेंज होती है, वाई की भी साइन चेंज होती है। तो याद रखें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पोजीशन वेक्टर से निकला कि ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए, इसी तरह सी डी इज ओ डी माइनस ओ सी, अगले में से एंडिंग में से स्टार्टिंग माइनस करना है, ये फैक्ट ध्यान में रखना था। ये पोजीशन वेक्टर्स वाली बात भी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपके सामने रख दी। अब जरा मुझे बताएं कि क्या पोजीशन वेक्टर का मामला में क्लियर हो गया। असर की नमाज और जमात का टाइम बिल्कुल करीब है, एक्नॉलेजमेंट दे दें इंशाल्लाह, ताकि यहाँ पर खुशी खुशी क्लास को एंड कर दिया जाए। वो लोग जो चले गए वो चले गए, लेकिन जो जिन्होंने साथ दिया एंड तक साथ रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने जुस्सुजू के साथ पढ़ाई की, वेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जान मार के एक्सप्लेनेशन को मुकम्मल कर दिया गया। वेक्टर्स के इस लेक्चर को अपलोड कर दिया जाएगा। इस लेक्चर को अपलोड करने के साथ ही साथ इसके पास पेपर्स के सवालात यूनिट 13 के भी अपलोड कर दिए जाएंगे। आप अपने वेक्टर्स के पास पेपर्स को संडे वाली क्लास से पहले अटेम्प्ट करके लाना है, भरपूर तरीके से सवालात करके लाने हैं, और जो मसले मसाइल दिक्कत परेशानियां हैं उसको सॉर्ट आउट करना है, ताकि संडे को वेक्टर्स का हम नामो निशान खत्म कर सकें, ताकि फिर हमारे पास आखिरी 2 टॉपिक्स रह जाएं जिसको हम बासानी इंशाल्लाह अपकमिंग वीक्स में कवर अप कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।